निमसेट 2024 का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। और एक बार फिर से पूरे ऑल ओवर इंडिया में हाईएस्ट नंबर सिलेक्शन फिर से जीतने में से अकेडमी का है। लगातार 18वें साल हाईएस्ट नंबर सिलेक्शन निमसेट में वापस से जीतने में से अकेडमी जेएमए से है। टोटल अभी तक क्योंकि अभी निमसेट रिजल्ट कल देने वाला था तो 4 बजे वेबसाइट में डिस्प्ले हो गया था कि रिजल्ट कल आएगा, बट उसके बाद 6 बजे के आसपास उसने डिस्प्ले कर दिया और कई सारे बच्चों का भी पासवर्ड उन्होंने चेंज कर दिया है और जो बच्चे पुराने पासवर्ड लेके आए थे और यहाँ पे उनका मोबाइल अभी है नहीं। सबको पता है अकेडमी में मोबाइल अलाउड नहीं रहता, तो घर में लैपटॉप सब लेके आए तो उनके पास अभी पासवर्ड वगैरह है नहीं, तो कई सारे बच्चों का भी रिजल्ट खुल नहीं रहा है। तो जहाँ तक अभी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ निमसेट 2024 का, अभी तक 413 सिलेक्शंस अपनी अकेडमी से हुए हैं निमसेट में। और ये पूरा रिजल्ट कंपाइल होने के बाद कल ही मालूम पड़ेगा, तो ये टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन 413 से ऊपर जाएंगे। सबसे बड़ी बात ये कि ये वापस से हाईएस्ट नंबर सिलेक्शन एकेडमी से है। सबसे बड़ी बात ये कि आज हनुमान जी का दिन है, मंगलवार का दिन है इसी समय हनुमान चालीसा के लिए एकत्रित होते थे और वही अपना रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। और मैं एक एक करके मैं रैंक वाले को बुलाते जाऊंगा और वो स्टेज में आते जाएंगे, सब बच्चों को बुलाते जा रहा हूं। और उनका देखो इसमें निमसेट 2024 में जिसकी ऑल इंडिया सेकंड रैंक है वो स्टेज पे आएगी। नाम है आयुषी नाहर। आयुषी के निमसेट 2024 में ऑल इंडिया सेकंड रैंक और इसके मार्क्स सबसे बड़ा ये कि एकेडमी का जो लकी नंबर है वही नंबर है 707 707 नंबर है इसके आयुषी नाहर के, इसकी ऑल इंडिया सेकंड रैंक है। अब मैं बुला रहा हूँ जिसके निमसेट 2024 में ऑल इंडिया फोर्थ रैंक है तनिष सिंह। अब मैं बुला रहा हूं जिसके निमसेट 2024 में ऑल इंडिया 9th रैंक है पार्थ अंजने। जोश में कोई कमी आनी नहीं चाहिए। अब मैं बुला रहा हूँ जिसके निमसेट 2024 में ऑल इंडिया 12th रैंक है कर्तिस मेवाड़ा को। अब मैं बुला रहा हूँ जिसके निमसेट 2024 में ऑल इंडिया 16th रैंक है अंकित यादव को। अब मैं बुला रहा हूँ जिसके निमसेट 2024 में ऑल इंडिया 17th रैंक है 17वीं रैंक है ऋतिक ठाकुर को।
अब मैं बुला रहा हूं जिसके निमसर 2024 में ऑल इंडिया 20th रैंक है, अनुज तंवर को। अब मैं बुला रहा हूं जिसके निमसर 2024 में ऑल इंडिया 21 रैंक है, सचिन पवार को। अब मैं बुला रहा हूं जिसके निमसर 2024 में ऑल इंडिया 22 रैंक है, राज सिंह को। अब मैं बुला रहा हूं जिसके निमसर 2024 में ऑल इंडिया 28th रैंक है, शुभम पाटीदार को। देखो ये टॉप 30 वाले सारे स्टूडेंट हुए, बाकी को मैं एक एक करके बुलाते जा रहा हूँ मैंने। तो अब मैं बुला रहा हूँ लोकेंद्र पाटीदार को जिसकी निमसर 2024 में ऑल इंडिया 32 रैंक है। अब मैं बुला रहा हूँ जिसके निमसर 2024 में ऑल इंडिया 36 रैंक है, प्रीतेश कुमरावत को। अब मैं बुला रहा हूँ जिसके निमसर 2024 में ऑल इंडिया 45 रैंक है, अमित देवदवाल को। अब मैं बुला रहा हूं जिसके निमसर 2024 में ऑल इंडिया 46 रैंक है, अपूर्वा यादव को। अब मैं बुला रहा हूं जिसके निमसर 2024 में ऑल इंडिया 55 रैंक है, लखन चौहान को। अब मैं बुला रहा हूं जिसके निमसर 2024 में ऑल इंडिया 57 रैंक है, मधुसूदन नागर को। अब मैं बुला रहा हूं जिसके निमसर 2024 में ऑल इंडिया 59 रैंक है, दीपिका अग्रवाल को। आगे थोड़ा खड़े। अब मैं बुला रहा हूं जिसके निमसर 2024 में ऑल इंडिया 63 रैंक है, तेज प्रकाश कारपेंटर को। अब मैं बुला रहा हूं जिसके निमसर 2024 में ऑल इंडिया 74th रैंक है, प्रांजलि परमार को।
बीच की एक रैंक छूट गई थी। अब मैं बुला रहा हूँ जिसके निमसेट 2024 में ऑल इंडिया 72 रैंक है, ओजस्वी गुप्ता को। अब मैं बुला रहा हूँ जिसकी निमसेट 2024 में ऑल इंडिया 78 रैंक है, श्रुति शर्मा को। अब मैं बुला रहा हूँ जिसकी निमसेट 2024 में ऑल इंडिया 82 रैंक है, विजय पाटीदार को। अब मैं बुला रहा हूँ जिसके निमसेट 2024 में ऑल इंडिया 86 रैंक है, शिव कुमार राणा को। अब मैं बुला रहा हूँ जिसके निमसेट 2024 में ऑल इंडिया 87 रैंक है, मयंक शर्मा को। अब मैं बुला रहा हूँ जिसके निमसेट 2024 में 91 रैंक है, पार्थ धनगिया को। अब मैं बुला रहा हूँ जिसके निमसेट 2024 में ऑल इंडिया 96 रैंक है, गगन गोस्वामी को। देखो अभी कई बच्चे टॉप 100 के अंदर है, जैसे इनके कई सारे बच्चों के मार्क्स इन बच्चों के बीच में हैं और कई सारे बच्चे ऊपर है, लेकिन उनके खुद के इन्होंने अभी ट्राई करा तो इनका पासवर्ड वगैरह शायद 90 से चेंज पासवर्ड आ रहा है और वो उनका गूगल जिन्होंने साइन इन कर रखा था मोबाइल पर, उस पर जा रहा है, तो वो अभी ओपन नहीं हुआ इनका रैंक वगैरह, तो कल कंपाइल होगा। तो मेरे को बताओ रैंक, तो बताओ मेरे को कौन कौन सी है। 1 मिनट रुक जा 77 और राम चौधरी। हाँ तो बताते हैं ना भैया, नहीं तो छूट जाओगे, मोमेंट आएगा। अबे रुक जा, अनाउंस तो करने दे, वो शक्तिमान बना के लिया है। अबे जिनके है बता देना बीच में, नहीं ये मोमेंट दोबारा आएगा नहीं, छूट जाओगे। मेरे को अनाउंस करने दे, रुक जा भैया। रैंक वैंक कार्ड निकाल लिया कि नहीं निकाला? हाँ और जिनके बता देना, मेरे को बता, पेन दे दो, दो ही आइए अभी। राम चौधरी है, कौन सी रैंक है? 77। अभिषेक। तो अब मैं बुला रहा हूँ राम चौधरी को जिसके निमसेट 2024 में ऑल इंडिया 77 रैंक है। अब मैं बुला रहा हूँ जिसकी निमसेट 2024 में ऑल इंडिया 89 रैंक है, अभिषेक पाटीदार को। तो निमसेट 2024 का रिजल्ट जैसा कि मैंने बताया कि आज डिक्लेयर हुआ, और सबसे बड़ी बात ये कि इसमें मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर सिलेक्शन वापस एकेडमी से है, तो एक बार जोरदार तालियां। एक मिनट और, ये गर्ल्स काफ़ी लेट हो रही है, तो जूनियर गर्ल्स फटाफट रवाना हो जा रहा है भैया। जूनियर गर्ल्स को फटाफट रवाना करो, जूनियर गर्ल्स फटाफट निकलो, तुम लोग का समय नहीं, 10 बजे के बाद मैं रोकूंगा नहीं, तुम जूनियर गर्ल्स, सिर्फ सीनियर बाद में चली जाएंगी, सिर्फ जूनियर गर्ल्स जाएंगी। जूनियर गर्ल्स फटाफट निकलो, जल्दी रवाना हो जाओ। सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों ने सफलता कैसे पाई, और सब तुम्हारे साथ में ही पढ़े हैं, तुम्हारे कलीग हैं और साल भर तुम्हारे साथ पढ़े, लेकिन फिर भी इसमें कई सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो जूनियर्स है, जिनके एग्ज़ाम अगले साल होने वाली है, 2025 में एग्ज़ाम देने वाले। कई सारे ऐसे हैं जो तुम्हारे बैचमेट है, जिनसे के साथ तुम साल भर पढ़े तो हो,
लेकिन ये है कि वो कई बार उनके बारे में तुम्हें पूरा डिटेल में हो सकता ना पता हो, और साथ में तुमने 20 महीने पढ़ाई करा, लंच भी साथ में करते थे। कई लोगों ने इसमें 10 महीने की तैयारी करा, कई लोगों ने 20 महीने की तैयारी करा, कई लोगों ने 13 महीने की तैयारी करा, कुछ लोग इसमें 8 महीने की तैयारी करने वाले भी हैं जिन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन करा है। सबसे बड़ी बात ये, और तो इन्हीं का मैं इंट्रोडक्शन एक एक करके कराते जा रहा हूँ क्योंकि समय बहुत कम है, रिजल्ट एक्चुअली में बहुत लेट डिक्लेयर हुआ, गर्ल्स को भी जाने का टाइम भी है, तो जितना मैं फास्ट इंट्रोडक्शन करा सकता हूँ और इन लोगों का परिचय कराते जा रहा हूँ, इंट्रोडक्शन कराते जा रहा हूँ कि कैसे इन्होंने सफलता पाई, कि किस कब ज्वाइन करा था, कैसे हुआ था। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ आयुषी नाहर का, जिसकी निमसट 2000। अब सबसे बड़ी बात ये सफलता जो है, मैंने क्या बोला कि एकेडमी के लिए सबसे बड़ी पहचान है, क्योंकि मैं बोलता हूँ कि ऑथेंटिसिटी इज पावर ऑफ जिम है, और ये प्योरिटी है एकेडमिक रिजल्ट पे। अभी मैं इंट्रोडक्शन कराने के बाद में तुम्हें कुछ चीज़ें बताऊंगा तो समझ में आएगा तुम्हें। सबसे बड़ी बात ये है कि आईयूसी की ऑल इंडिया सेकंड रैंक है, 707 मार्क्स है निमसट 2024 में। ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है सबसे ज़्यादा कि इसका बैकग्राउंड मैथ्स नहीं था, ये कॉमर्स बैकग्राउंड की स्टूडेंट है। एक सभी बच्चों के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है, खासकर इसमें ऐसे बच्चे जो 2025 में एग्जाम देने वाले जूनियर्स है, और सारे बच्चों के लिए और ऑल ओवर इंडिया के बच्चों के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि एक मैथ्स बैकग्राउंड वाला बच्चा अगर कोई हाईएस्ट मार्क्स पे हाईएस्ट रैंक लेके आता है तो ताजुब नहीं होता, लेकिन एक ऐसा बच्चा जिसका बैकग्राउंड कॉमर्स हो, जिसने इस 11th-12th में, जब 11th में हमें सब्जेक्ट चूज़ करना होता है तो इसलिए मैथ्स नहीं लिया कि वो फियर था कि मैथ्स में मैं वीक हूँ, कमज़ोर हूँ। तो 10th क्लास में कुछ बच्चे बायोलॉजी ले लेते हैं, कुछ मैथ्स ले लेते हैं, और जिनको ऐसा लगता है कि मैथ्स में कमजोर है तो कॉमर्स ले लिया, बायोलॉजी ले लिया। जिनको लगता है कि मैथ्स में वो स्ट्रॉन्ग है, मैथ्स उसका रुचि वाला सब्जेक्ट लेकिन स्ट्रॉन्ग है, मैथ्स लेता है। तो इसने 11th क्लास में मैथ्स इसलिए नहीं लिया था कि इसको मैथ्स से डर था, फियर था। बीकॉम इसने लिया, कॉमर्स की स्टूडेंट थे तो कॉमर्स सब्जेक्ट लिया। उसके बाद उसने फिर लगा कि कॉमर्स में 12th के बाद फ्यूचर नहीं है, तो उसने फिर बीसीए में अपना कैरियर बनाया, तो और अपने एकेडमी सेकंड ईयर में ज्वाइन कर लिया था। तो सबसे बड़ी बात यह कि एक नॉन मैथ्स बैकग्राउंड स्टूडेंट जिसने कोऑर्डिनेट कभी नहीं पढ़ा, कैलकुलस कभी नहीं पढ़ा, स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ा, प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ा, उसके बाद एकेडमी में आई, कैसे बेसिक लेवल से तैयारी स्टार्ट करा, कैसे उसके मार्क्स भी शुरू में कम आते थे, धीरे धीरे प्रोग्रेस करा, पढ़ाई करा, और ये पढ़ाई करते हुए निमसट 2024 की परीक्षा में 707 नंबर लाके, 1000 नंबर 1000 नंबर के पेपर में 707 मार्क्स लाके ऑल इंडिया सेकंड रैंक पे आ गई, और ये बहुत बड़ी काबिल तारीफ वाली बात है। तो कैसे उसकी जीवन यात्रा थी और कैसे उसने ये रैंक हासिल किया, कैसे ये रैंक अचीव किया, और कुछ स्पेशल आज अनाउंसमेंट है जो मैंने बोला था कि एकेडमी के ये रिजल्ट के शुभ अवसर पे मैं अनाउंसमेंट करूँगा। तो एक बहुत बिग अनाउंसमेंट है, बहुत सालों से इस चीज़ का इंतजार था, सारा था। एकेडमी एक अलग पैमाने, अलग लेवल पे जा रही है, तो मैं अभी इंट्रोडक्शन कराने के बाद वो अनाउंसमेंट भी कर रहा हूँ। और इस चीज़ के लिए हालांकि कई सारे सीनियर्स है, तुम्हारे सुपर सीनियर हाई पर कई बार उन्होंने बताया भी सही, बोला भी, और कई सारे बच्चों के रिक्वेस्ट आ रहे थे, और अभी भी न जाने कितनी इंक्वायरीज और कितने कॉल्स हैं, लेकिन अब वो सौगात अब पूरे हिंदुस्तान को, हर एक बच्चे को मिलेगी जो बच्चे उसका इंतजार कर रहे हैं। तो आज के दिन का मैं वेट कर रहा था, अभी मैं इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ, इंट्रोडक्शन के बाद फिर मैं वो अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, और फिर मैं बता रहा हूँ कि अपने रिजल्ट की प्योरिटी, अपने रिजल्ट की सुंदरता क्यों है, और क्यों अपने ऑल ओवर इंडिया में कोई भी बच्चा है उस एकेडमी के प्योरिटी, उस एकेडमी की सुंदरता, उस रिजल्ट की सुंदरता के लिए ही यहाँ पे आता है और पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहा है। और वो प्योरिटी, ईमानदारी का पूरा रिजल्ट है। जिन बच्चों को तुम देख पा रहे हो, ये सारे बच्चे तुम्हारे समय पूरे 12 महीने, कोई 18 महीने, कोई 20 महीने, कोई 13 महीने, जिसने जब ज्वाइन करा उन्होंने तैयारी करी, दिन रात एक कर दिया, तब जाके आज रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ। अपने यहाँ ये ऑनलाइन वालों जैसे कभी नहीं होता कि मालूम पड़ा किसी बच्चे ने वहाँ मेहनत करा है, नहीं करा है। अभी कई सारे वेबसाइट में जिनके रिजल्ट्स किसी के डिक्लेयर नहीं हुए हैं, अब वो जहाँ उनके साथ डीलिंग होगी, खरीदे बेचे जाएंगे, सारा कुछ होगा, फिर जाके रैंक प्रोड्यूस होगी। यहाँ ये सारी चीज़ें, ये चिमटे से भी ऐसी रैंक और रिजल्ट को मैं ना छूऊँ, क्योंकि अपनी एकेडमी किसी चीज़ की कमी नहीं है। ये कॉमर्स बैकग्राउंड होने के बाद भी कैसे ऑल इंडिया सेकंड रैंक लेके आई, ये अपनी पूरी वजह मैंने बताएगी। अभी आयुषी, जिसके ऑल इंडिया सेकंड रैंक है निमसट 2024 में, वो अपने बारे में कुछ बताएगी। बेटा थोड़ा आगे जाओ। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन, गुरुदेव को चरण स्पर्श, और आप सभी को वंदे मातरम। हमने तो कोई मेहनत करी नहीं है, सारी मेहनत जो है 99%, 99.99% सारी मेहनत सर की है। मतलब मैं तो सुबह से उठ के आती थी और बैठ जाती थी और चली जाती थी बस, बाकी सब कुछ सर ने किया है। मतलब स्टार्टिंग से, मतलब मुझे कुछ आता नहीं था, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से, जैसे सर ने बताया,
तो मुझे मतलब कुछ भी नहीं आता था मैथ्स में, मैं ज़ीरो थी इनिशियली। मतलब जब मैं आई थी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। मतलब पहले 10-12 दिन तो मुझे ऐसा लगता था कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। बाकी बच्चे मतलब WT वगैरह में भी नंबर लेके आ जाते थे, बट मुझसे कुछ नहीं होता था। तो धीरे धीरे सर ने बेसिक कॉन्सेप्ट से हर चीज़ें बताई, तो धीरे धीरे मैं कॉन्सेप्ट मतलब डेवलप होने लगे। और सर बिल्कुल बेसिक लेवल से बताते हैं, तो ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ कि मतलब मैंने कभी कोई चीज़ पढ़ी नहीं थी। बस ऐसा लगता था स्टार्टिंग में बैठो तो जैसे कि पढ़ रहे हैं, बस सर पढ़ा रहे हैं और सब समझ में आ रहा है। तो धीरे धीरे मेरे कॉन्सेप्ट डेवलप होने लगे। फिर धीरे WTs हुई। मतलब मेरे स्टार्टिंग में तो ठीक ठाक ही रैंक आती थी, ज़्यादा कोई अच्छी नहीं आती थी, क्योंकि तब तक मतलब सर टॉपिक कंप्लीट करते थे और उसके बाद WT हो जाता था, तो कोई प्रैक्टिस हो नहीं पाती थी। जो मैंने कर लिया था, सर जो कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव लिखवाते थे वही पढ़ लेती थी, ज़्यादा थोड़ी बहुत बुक सॉल्व कर लेती थी। दीवा ख़त्म होती थी तब तक तो WT हो जाता था। तो मेरी WT में भी कोई खास रैंक वगैरह नहीं आती थी। फिर धीरे धीरे CT हुई, PT हुई वगैरह, मतलब धीरे धीरे डेवलप हुए। मैंने मतलब पहले मैं RD को देख के इतनी डर जाती थी, क्योंकि जब सिलेबस लेने गए थे तो RD में IIT मीन्स वगैरह की बुक्स वगैरह का मतलब होती है RD वगैरह, तो देख के मैं इतनी घबरा गई थी कि इनको सॉल्व कैसे करूँगी, मुझे तो कुछ नहीं आता है। फिर धीरे धीरे सर ने बताया कि कैसे क्या कैप्सूल फॉलो करना है। फिर धीरे धीरे कैप्सूल फॉलो करती गई। और सिटिंग मैंने स्टार्टिंग से कर दी थी, क्योंकि मुझे पहले ही डर था कि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझसे मेरा कुछ होना जाना है नहीं। मुझे कोई उम्मीद भी नहीं थी खुद से, था कि कोई NIT मिल ही जाएगा, ठीक है चल जाती हूँ, कुछ नहीं से तो बेटर है कुछ मिल जाए। तो मैं हिसाब से आ गई थी। तो मैंने सोचा मैंने कि अगर मैं बाकी बच्चों के जैसे 2-2 घंटे आऊँगी तो मेरा कुछ नहीं होगा। तो मैंने स्टार्टिंग से सुबह से आना स्टार्ट कर दिया था। फिर मैं सुबह से आती थी तो सर ने जैसे धीरे थोड़े टाइम बाद कैप्सूल वगैरह बता दिया था, तो कैप्सूल फॉलो करती थी। फिर उसके बाद थोड़ा टाइम हो गया, फिर जैसे CT वगैरह PT वगैरह हुई, उसमें थोड़ी थोड़ी रैंक इंप्रूव हुई। पर मेरी रैंक हमेशा फ्लक्चुएट होती थी, कभी भी कंसिस्टेंट रैंक मेरी नहीं आती थी, क्योंकि मेरी कुछ टॉपिक्स में ऐसा था कि मेरी प्रैक्टिस अच्छी नहीं थी, क्योंकि कुछ टॉपिक्स में कम ड्यूरेशन दे पाती थी तो प्रैक्टिस नहीं हुई। पर धीरे धीरे सर ने RT वगैरह करवाई तो उनसे मेरी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो गई थी। फिर सर की जो मतलब डिसिप्लिन वगैरह के थ्रू, मतलब मैं पहले बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं थी। मतलब मेरा टाइम उठने का और मतलब बहुत ज़्यादा इनडिसिप्लिन में रहती थी। मतलब टाइम का डिसिप्लिन तो मुझे बिल्कुल नहीं था। स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत दिक्कत हुई कोचिंग आने में जाने में, मतलब ऐसे इतनी देर मुझसे बैठा भी नहीं जाता था, बहुत मुश्किल से मैं बैठने लगी। फिर धीरे धीरे बैठने लगी, तो बस जो डिसिप्लिन था इसकी वजह से मैं इतना कर पाई, अदरवाइज़ मैं अकेले मतलब कर ही नहीं पाती। कहीं और होती तो मैं कभी कुछ नहीं कर पाती। सर ने हर चीज़ इतने डिटेल्ड वे में समझाई। फिर बाद में धीरे धीरे मतलब मैं कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट ना होने की वजह से बहुत डिमोटिवेटेड होती थी। तो बाद में मतलब सर ने पर्सनल काउंसलिंग के थ्रू मुझे बहुत चीज़ें समझाई। सबसे बड़ी चीज़ कि सर ने मुझे हमेशा से यही कहा था कि खुद पे भरोसा रखना है। सर पे मतलब इतना भरोसा था मेरे को कि मैंने कभी ये मतलब मैं एग्ज़ाम देने भी गई थी, सर ने एक दिन पहले बहुत मोटिवेट किया था। मैं एग्ज़ाम देने गई तो मैंने सिर्फ इतना सोचा था कि सर मेरे साथ है, हनुमान जी महाराज मेरे साथ है, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस मैं वहाँ गई, बैठी, मैंने पेपर खोला। मैं थोड़ी सी घबराई, क्योंकि जो हमारा वाला जो सिस्टम था वो काफ़ी अच्छा था, मतलब बहुत पानी की तरह चलता था, मतलब जो एकेडमी का सिस्टम है। बट वहाँ का सिस्टम इतना ख़राब था कि चल नहीं रहा था। बार बार बटन मतलब माउस की बटन क्लिक कर रहे थे तो माउस की बटन क्लिक हो नहीं रही थी, और इतना टाइम ले रहा था, स्कैनिंग वगैरह में बहुत टाइम लग गया था। तो वहाँ एकदम थोड़ा बहुत घबराहट हुई। तब मैंने हनुमान जी महाराज का नाम लिया, सर का नाम लिया, माँ भगवती शारदे का नाम लिया, और मैंने पेपर कंटिन्यू रखा। मतलब मैं कहीं ना कहीं प्रेशर बहुत मुश्किल से हैंडल कर पाई, बट इतना मैं कह सकती हूँ कि मैंने पेपर में कुछ नहीं किया है। सब जो किया है हनुमान जी महाराज ने, सर के आशीर्वाद ने किया है। वहाँ का माहौल इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था वहाँ पे सेंटर पे, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे थे जिनके 2-2 बार कंप्यूटर्स बंद हो गए थे, मतलब बच्चे स्विच कर रहे थे सिस्टम। तो वहाँ माहौल इतना ऐसा हो चुका था कि मतलब बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा कर सकते थे बट नहीं कर पाए, और एंटी की गलती की वजह से बहुत सारे बच्चों का बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। और बाकी मेरा बैकग्राउंड तो मतलब ऐसा है कि मैं 11th-12th कॉमर्स से किया है मैंने। उसके बाद मेरे किसी सर ने बता दिया था कि IT फील्ड में जा सकते हैं, तो कॉमर्स में तो कुछ होना जाना है नहीं मेरा, तो मैंने माखनलाल यूनिवर्सिटी ले ली थी। और फिर जैसे तैसे सर ने मतलब सर ने मुझे बताया था कि JEE में जा सकते हैं। खैर उन्होंने मुझे बहुत नेगेटिव बताया था कोचिंग के बारे में कि हाँ ऐसा होता है वैसा होता है, डिसिप्लिन में रखते हैं, ये करते हैं, स्ट्रिक्ट रहते हैं। पर मैंने सोच लिया था कि अब कुछ नहीं से तो मुझे कुछ ना कुछ करना है। तो मैंने सोच लिया कि अब मैं पूरा डिसिप्लिन फॉलो करूँगी और कोचिंग तो मैं जाऊँगी। तो मैं कोचिंग आ गई, फिर तो सब कुछ आपके सामने ही है। वंदे मातरम। और एक और बात,
मुझे सेकंड रैंक आने से ज़्यादा खुशी इस बात की है कि मेरे 707 नंबर आए, क्योंकि 7 एकेडमी का लकी नंबर है। मेरे आगे भी 7, मेरे पीछे भी 7। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ सबको कि आयुषी जिसका कॉमर्स बैकग्राउंड होने के बाद भी इसने मेहनत करा, यहाँ तक कर पाई। अगर इस जैसी वीक कमज़ोर लड़की जो स्टार्टिंग में इसका खुद ही उसने अपने बताया कि कितना वीक थी, कमज़ोर थी, नॉन मैथ्स बैकग्राउंड स्टूडेंट थी, और ऐसे ही एक पूजा सबनानी स्टूडेंट थी, इसकी ऑलरेडी 3rd रैंक थी उस समय 2015 में। तो इसके जैसी वीक और कमज़ोर लड़की अगर ऑलरेडी 2nd रैंक निमसट जैसे एग्ज़ाम में टफ एग्ज़ाम में ला सकती है, तो दुनिया की कोई भी लड़की, कोई भी लड़का उस रैंक पे ला सकता है। सवाल उठता है कि उस डिसिप्लिन को, उस रेगुलेशंस को, उस नियम को फॉलो करे जिसके कारण इस रैंक तक पहुंच पाई, जैसा इसने बताया। अब मैं इंट्रोडक्शन करा रहा हूं तुम्हारा तनिष सिंह से। तनिष सिंह के निमसट 2024 में ऑल इंडिया 4th रैंक है। सबसे पहले माँ शारदे को मेरा प्रणाम, गुरुदेव को चरण स्पर्श, और आप सभी को वंदे मातरम। तो मेरी जर्नी तो भैया ने स्टार्ट कर दी थी। मेरे भैया का बहुत ज़्यादा योगदान है, क्योंकि जब मैं यहाँ आने से पहले 1 महीने पहले जब 12th का रिजल्ट आ गया था, जो कि भगवान ने ही दिया था, लॉकडाउन के कारण अपना तो कुछ था नहीं, तो उन्होंने दे दिया था बस। तो आ गया, उन्होंने, भैया ने देखा, और मुझे यहाँ इंदौर आ गया था मैं। तो यहाँ पर वो वाली जो एकेडमी थी उसके बारे में भैया ने बताया था। तो मतलब मैं बस 3 से 4 बार तो सर के पास सिर्फ काउंसलिंग लेने चला गया था, क्योंकि वहाँ जो रिसेप्शन है वो बहुत अच्छा लगता है, अभी भी बहुत अच्छा लगता था। तो वहाँ बैठना ही मेरे को बड़ा अच्छा लगा। तपेश सर भी शायद जानते होंगे मेरे को। तो मैंने 3 से 4-5 बार तो चला गया था, क्योंकि मेरा रूम सामने था, मैं जाता था बढ़िया, और अच्छा लगता था जेम में बढ़िया। तो मैंने फिर मतलब मैं थोड़े दिन रहा और मुझे टाइफाइड हो गया था, बहुत खतरनाक वाला। तो एक महीने के लिए वहाँ चला गया कुछ। फिर मेरे भैया ने सब कुछ इधर कर दिया था कि बस आना है और जाना है। और 6 तारीख को मैं छूटा था हॉस्पिटल से, और 7 तारीख को यहाँ रिपोर्टिंग आई थी। तो मुझे सबसे अच्छे से याद है कि सबसे लेट में, पहले बैच में सबसे लेट में ही आया था। जो सर ने मेरे को थोड़ा, मतलब सर ने मेरे को तो नहीं चिल्लाया था, पर जो पूछने गए थे सर से उनको चिल्ला दिया था थोड़ा सा, तो आवाज़ भी आ गई थी। तो बाकी फिर बस मेरे भैया ने यही बोला था कि कुछ नहीं, अब मतलब मेरे अंदर भी सेल्फ कॉन्फिडेंस की तो बहुत ज़्यादा कमी थी। जेई मेंस देने का तो सवाल ही नहीं पैदा हो रहा था अपने जीवन में। फिर बस कुछ नहीं, जो भी था सर, मतलब एकेडमी में आए और सर ने शुरू में ही लेक्चर ले लिए थे कि जो भी है मेहनत से होता है, मेहनत कर लो, खूब मेहनत ही होगी। तो सर ने शुरू में ही मोटिवेशन लेक्चर वगैरह लिए थे, उनसे बहुत मतलब शुरू में ही जो आपको मतलब पिकअप बन गया था, वो बहुत फ़ायदा हुआ उससे। और मतलब हम हमेशा सर पहले शुरू में आते हैं तो अच्छे ही बताते हैं सब, और बिल्कुल अपने को मोटिवेट करते हैं, बताते हैं कि बैठना क्यों ज़रूरी है, और आगे कैसे कैसे बढ़ना है, DT WT आगे कैसे मतलब प्रोसीड करना है, वो सब बताते हैं। वो सब मैंने इतने ध्यान से सुना था, क्योंकि वैसे ही अपने को कोई भरोसा तो था नहीं अपने ऊपर। तो बस जो सर बोल रहे थे शुरू में तो वो कर रहा था। फिर सर ने बोला था कि शुरू में आके जल्दी आके बैठा करो, तो मैं जल्दी आके बैठने लग गया, मतलब बैठने ही लग गया था बस। फिर पढ़ाई तो 12-1 बजे से चालू हो जाती थी। तो पर उसका फ़ायदा इतना मिला, मैं अभी भी मतलब मुझे अभी तक मैं एट लास्ट अभी तक जो FT दी है मैंने, उसमें भी मैं हमेशा बस वो सब सर के है ना शुरू वाले जो 2-3 लेक्चर होते हैं उनका इतना धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि सर ने पहले ही बता दिया था कि भाई बैठना ही ज़रूरी है, यहाँ के सीटिंग कैपेसिटी बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा मेहनत कर पाओगे, और जितनी ज़्यादा सीटिंग कैपेसिटी होगी उतना ही मतलब अच्छा आउटपुट आएगा तुम्हारा। ये वो लेक्चर तो मुझे अच्छे से याद भी है, और मतलब वो सर ने समझा दिया था। तो मैं शुरू से 2-3 दिन हुए थे, और मैं तो आता था, मेरे रूममेट को भी सबको लेके आता था कि 7 बजे से बैठेंगे। फिर श्रीनाथ जी के पास भगवान की इच्छा थी, तो श्रीनाथ जी के पास उन्होंने आ गया, वहाँ पर थोड़ी पूजा करते थे सुबह से, तो बहुत अच्छा मन ध्यान भी लगने लग गया। और आगे आगे धीरे धीरे, जैसे मैथ्स में तो मैं एवरेज ही था, पर ऐसा फ्लक्चुएशन मेरा बहुत था कि कभी कर लिया, क्योंकि बात यह थी कि मैं, सर ने बोला था मेहनत करो, तो मेहनत तो करे जा रहे थे, पर सेल्फ कॉन्फिडेंट कभी पैदा ही नहीं हो रहा था कि क्या मतलब पेपर में कैसे इम्प्लीमेंट करूं, क्या करूं। आते हुए क्वेश्चन छूट रहे हैं, कभी कुछ, मतलब बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, आप सभी के साथ भी आती होगी। पर
फिर धीरे धीरे सर है ना हर चीज़ को धीरे धीरे बताते हैं, हर एक मोमेंट पे एक एक चीज़ बताते हैं कि अब है ना ऐसा हो रहा होगा तुम्हारे साथ, तो वो हो रहा है अपने साथ। वो फिर बताते हैं कि अब थोड़ा ऐसा इम्प्रूव कर सकते हैं आप, अब ये करो, इससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। तो उस चीज़ का थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा मिलता है हमेशा। इसलिए सर के लेक्चर कभी भी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कुछ बता दे सर तो वो फ़ायदा रहता है। इम्प्रूवमेंट हमेशा धीरे धीरे ही होता है, ये बात तो है। और सर भी धीरे धीरे ही मतलब लेवल वाइज लेवल ही आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, बताते हैं, लेक्चर के माध्यम से बताते हैं। डीटी जैसे डीटी है तो डीटी को सर 7 बार करने का बोलते हैं, तो उसके पीछे रीज़न ये नहीं रहता है कि हम उसे रट लें या कुछ, इसके पीछे ये रहता है कि अपना हाथ एकदम रवा हो जाना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो एकदम आ जाए, एकदम जल्दी बन रहे हैं। और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है तो कभी कभी मन में सॉल्व होने लगते हैं क्वेश्चन, ऐसा भी एक मोमेंट आ जाता है। जो कुछ सिंपल क्वेश्चन रहते हैं वो बहुत मन में सॉल्व होने लगते हैं। तो ऐसा सर के जो लेक्चर हैं वो आपको लेवल वाइज लेवल मिलते जाते हैं कि, और वैसे ही आपको गेन भी करना चाहिए। मतलब ज़्यादा आप सोचो कि अब मैं ये कर लूँ, अब मैं आगे बढ़ूँ, या मैं खुद से कुछ नहीं होता। जो एक बना हुआ है सिस्टम वो सही है, तो उसी हिसाब से चलते जाएंगे तो एक अच्छा मुकाम आप और अच्छी रैंक वगैरह और अच्छा कॉलेज आप पा ही सकते हैं। और ऐसे ही थोड़े मतलब 6-7 महीने बाद थोड़ा ठीक एक ट्रैक पे आ गया था, तो अच्छा चल रहा था। फिर ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट आ गया, मेहनत छोड़ दी। पहले मेहनत थी कि सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं था, फिर मेहनत छोड़ दी तो सेल्फ कॉन्फिडेंट ज़्यादा आ गया था। तो फिर बाद में जब सर ने काउंसलिंग भी ली तो फिर धीरे धीरे फिर मेहनत को भी लाया और सेल्फ कॉन्फिडेंट को भी बढ़िया एकदम मिक्स करा। जब जाके सर मतलब एकदम तैयार हो पाए थे कि हाँ अब जाके हम दे देंगे निमसेट अच्छे से, वो कर पाएंगे। और मेरे साथ बहुत सारे साथी, मतलब मेरे साथ ऐसे साथी सारे हैं, क्योंकि बैच में इतने सारे हैं, सब लोग इतने कह सकते हैं कि पावरफुल थे कि निमसेट 2024 तो बहुत बुरा ही फटता। पर ऐसा हुआ कि वो थोड़ा उसके कारण लेक हो गए, जो सिस्टम है उसके कारण मैं भी बहुत लेक हुआ उसमें। क्योंकि मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कि मतलब समझ में आ रहा था जैसे यहाँ का जो पोर्टल है वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा पानी में है कि हाँ उसमें, और इसमें हाथ एकदम ऐसा हो गया था। पर वहाँ जाके थोड़ा दिक्कत आई सिस्टम में, जिसके कारण तो थोड़ा मतलब क्वेश्चन भी कम हुए और बीच में थोड़ा चिड़चिड़ापन भी आ गया था, तो इससे थोड़ा वो हुआ था। हाँ, और मैथ्स का पेपर में तो दिमाग लगा लिया, क्वेश्चन कर रहे हैं थोड़ा एकदम स्ट्रेटेजी से। पर जब पता चला कि थोड़ा बिगड़ गया है मैथ्स का, तो फिर कुछ नहीं करा, हनुमान जी का नाम लिया और रीजनिंग में कूदे। और सर ने बोला था, हमेशा बोलते थे कि इस बार का रिजल्ट जो है वो रीजनिंग बना सकती है, रीजनिंग ही बिगाड़ेगी या रीजनिंग बना सकती है। तो बस फिर तो रीजनिंग में सर का नाम लिया, हनुमान जी का नाम लिया और कूद गए। सब जितने आए थे उतने कर दिए पूरे गए। और फिर उसके बाद तो जो रिजल्ट है वो सब पूरी एकेडमी का रिजल्ट है, ये तो बनता है। आपको बंदे मात्र थोड़ा जल्दी जल्दी बोलना रे, इतने देर में तो हो ही नहीं पाएगा। फटाफट 5 मिनट के अंदर सब खत्म करना। सभी जिनका इनको इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ, तो 5 मिनट के अंदर इंट्रोडक्शन खत्म करना, सिर्फ शॉर्ट में बोलना, बाकी डिटेल में व्हाट्सएप नहीं होगा। अभी अभी टाइम नहीं है। बेटा गर्ल्स तुम लोग इसलिए फटाफट अब निकल जाओ, बाद में इन लोगों को छोड़ रहा हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम हो रहा है तुम्हारे मैचिंग वगैरह का, और गर्ल्स का टाइम हो रहा है, तो फटाफट निकलते जाओ। बेटा तुम लोग भी अब लेट हो रहे हो तो तुम लोग भी चले जाओ, गर्ल्स वगैरह। और क्योंकि मैं अभी इंट्रोडक्शन कुछ बच्चों को कराऊंगा, क्योंकि तुम लोग लेट हो रहे हो, तो तुम लोग अब जाओ। और बाकी फिर मैं इंट्रोडक्शन वगैरह अब बाकी बच्चों का इंट्रोडक्शन है व्हाट्सएप में कराऊंगा, क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा हो गया। तो गर्ल्स आप लोग जा सकते हो, निकलते जाओ। आ जाओ बेटा, इधर खड़े जाओ। देखो अगला इंट्रोडक्शन मैं करा रहा हूँ, जिसके नेम सर 2024 में ऑल इंडिया 9th रैंक है, पार्थ अंजने की। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन, गुरुदेव को चरण स्पर्श और आप सभी को वंदे मातरम। आज जो भी मेरी रैंक आई है, मैं इसका पूरा श्रेय गुरुदेव को और जितेंद्र मिश्रा अकेडमी को देना चाहूँगा, क्योंकि जब अकेडमी आया था तो मुझे पता था कि यहाँ से सब जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स में कॉन्सेप्ट वगैरह सब बहुत वीक थे।
11th क्लास में भी कोई ज़्यादा खास पढ़ाई की नहीं थी। 12th में लॉकडाउन लग गया था तो 11th 12th पूरा ज़ीरो था। तो यहाँ के शुरू से जो सर ने लेक्चर लिए और धीरे धीरे वो लाइब्रेरी सिटिंग का बताना चालू किया सर ने, तो सुबह जल्दी आना चालू किया और धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बिल्ड करना चालू किया और जैसे सर बताते गए वैसा वैसा करता गया। शुरू में रैंक तो बहुत फ्लक्चुएट होती थी, कभी 100 के अंदर आती थी, कभी 200 के बाहर जाती थी, लेकिन बस सर को फॉलो करता गया धीरे धीरे तो रैंक आना चालू हुई। और CT PT जब स्टार्ट हुई सबसे ज़्यादा मुझे उससे फ़ायदा हुआ, क्योंकि उस टाइम पे सर बोलते थे कि बुक करने का अंतिम मौका है, तो मैं पूरा अच्छे से बुक सॉल्व की उस टाइम पे और सारे कॉन्सेप्ट वगैरह जितने थे सब क्लियर किए और उसके बाद क्लास शीट वगैरह मिलना स्टार्ट हुई, उससे बहुत फ़ायदा हुआ। और सर ने बोल दिया था हमें कि जब रीजनिंग का टाइम 30 मिनट हो गया था, तो सर ने बोला था कि रीजनिंग जो है इस साल का रिज़ल्ट डिसाइड करेगी। तो इसके लिए सर ने बहुत सारी RT भी हमारे लिए डिज़ाइन की थी इस साल के पैटर्न के हिसाब से। तो बस उनको एकदम पूरा फोकस के साथ देता था और कोशिश करता था कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाऊँ सर जो टारगेट देते थे। कभी होता था, कभी तो नहीं हो पाता था, लेकिन कोशिश करता था मैं हमेशा। और जब एग्ज़ाम का दिन भी आया था तो एक दिन पहले तो सर ने एकदम मोटिवेट करके भेजा था, उस दिन सुबह से ही मोटिवेट करके भेजा था। लेकिन जब वहाँ पे जाके बैठे थे तो ऐसा लग रहा था कि होगा या नहीं होगा, लेकिन उसी टाइम मेरी नज़र पड़ी मेरे एडमिट कार्ड पे, उसमें रोल नंबर जो मेरा था उसका सम 7 आ रहा था। तो 7 अकेडमी का लक्की नंबर है, तो उस टाइम इतना मोटिवेशन आया उससे कि अब तो हनुमान जी महाराज भी हमारे साथ है, हाँ सर का भी आशीर्वाद है, तो अब तो जो होगा अच्छा ही होगा। और बजरंगबली की जय बोल के बस पेपर स्टार्ट कर दिया। और वहाँ जो सॉफ्टवेयर था वहाँ का, उसके कारण मेरी स्कैनिंग 2 मिनट लेट हुई, तो उससे बहुत घबराहट होने लग गई थी मुझे। लेकिन बस सर की जो स्ट्रेटेजी थी उसको रिकॉल किया और मन को समझा के आगे बढ़ता गया, धीरे धीरे क्वेश्चन होते गए। लेकिन जब बाहर निकला एग्ज़ाम देके तो बाकी लोगों से जब पता किया तो बताया उन लोगों ने कि अटैम्प्ट इतने उतने, तब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने ओवर अटैम्प्ट कर दिए बहुत ज़्यादा, मैं कम से कम 12-15 तो गलत करके आया हूँगा। तो बहुत घबराहट हो रही थी उस टाइम भी, लेकिन जब सर ने यहाँ आए पेपर सॉल्व किया तब देखा। और पेपर जब सॉल्व भी कर रहे थे वहाँ पे हम तो कुछ माइंडसेट बहुत अलग हो गया था, क्योंकि क्वेश्चन जो थे ऐसे दिख रहे थे कि जो पहले किए हुए नहीं है, लेकिन सारे कॉपी के क्वेश्चन थे। जब सर ने सॉल्व किया तब जाके एकदम रिकॉल हुआ अच्छे से, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा लग रहा था कि टाइम ज़्यादा लग रहा है या लेट हो रहा है क्वेश्चन, लेकिन जैसा भी था कर दिया और रैंक आपके सामने। इसका पूरा श्रेय मैं जितेंद्र मिश्रा एकेडमी को और यहाँ की लाइब्रेरी सिटिंग को देना चाहूँगा, क्योंकि पहले तो मैं 1 घंटा भी अगर पढ़ लेता था तो ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा हो गया, अब उठ जाता हूँ। लेकिन यहाँ आके धीरे धीरे वो 14 घंटे बैठने की आदत बनी और यहीं आके जो हुआ, कभी घर पे तो कभी मैं कर नहीं पाता और यहाँ अगर नहीं आता तो शायद MCA भी नहीं करता। तो जो भी है सर के चरणों में अपनी रैंक अर्पित करना चाहूँगा मैं बस। वंदे मातरम। तो अगला इंट्रोडक्शन मैं करा रहा हूँ, जिसके निमसेट 2024 में ऑल इंडिया 12th रैंक है, कृतिश मेवाड़ा। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन, गुरुदेव को चरण स्पर्श और आपको सभी को वंदे मातरम। मैं काला पीपल से हूँगा, शाजापुर डिस्ट्रिक्ट में। मैंने JMA 7 अक्टूबर को ज्वाइन करा था, फर्स्ट बैच थी JMA की। स्टार्टिंग में रीजनिंग के टेस्ट ज़्यादा होते थे, तो उस टाइम पे मुझे रीजनिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती थी। मतलब रीजनिंग मेरी क्या पता, मतलब डायरेक्टली हो जाता था मेरे को, मतलब पहले से तैयारी नहीं थी कुछ भी, बट जो समझ आ जाती थी रीजनिंग में नंबर आ जाते थे। मैथ्स में एवरेज था कि मतलब आ रही है रैंक, नहीं आ रही है, ठीक ठाक है। बट इसका मतलब मेन जो रैंक का रहता है, मतलब नंबर्स का रहता है, WT PT FT W इस सब में, वो मतलब स्टार्ट क्लास से ही होता है। अगर आप क्लास पे पूरा फोकस करोगे तो मतलब 90% काम आपका वहाँ हो जाता है। जब सर क्लास में कॉन्सेप्ट समझाते हैं, क्वेश्चंस कराते हैं, उस पर अगर पूरा ध्यान दोगे तो मतलब आपका काम मतलब आधा मतलब 90% खत्म हो जाता है। आपको बस बाद में उसको रिकॉल करना रहता है, क्वेश्चन अपने आप बनते आते हैं। मेरा यही था, क्लास में मतलब 100% फोकस करता था मैं, मतलब कुछ भी हो जाए क्लास को एकदम अच्छे से करना। अब बीच में मेरा मतलब लेट हो गया था मैं, और कुछ कारण हो गए थे, तो मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाया था। तो मेरा उस टाइम पे टेंजन नॉर्मल और फिर मैं मैक्सिमम इन्हें छूट गया था।
और ऐसा मतलब डिमोटिवेट हो गया था मैं उस टाइम पे कि मेरे रैंक आया था क्लास में, तो कैलकुलस के जब टेस्ट होते थे मेरे रैंक जा रही है 350 400, यहाँ तक गई है मेरी रैंक उस टाइम पे। तो उस टाइम पे मतलब डिमोटिवेट काफ़ी हो गया था, बट धीरे धीरे करके सर ने कहा था कि मतलब कुछ भी हो जाए मेहनत करते रहोगे हो जाएगा। प्रैक्टिस चालू करी, कैलकुलस में मैंने बहुत ध्यान दिया है, उसी कारण से मतलब कैलकुलस में फिर धीरे धीरे करके कवर करा। और फिर जो मतलब सर ने बोला था कि मतलब एग्ज़ाम हॉल में पेपर का मतलब कैसा भी हो सकता है, इजी हो सकता है, टफ हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है, कंडीशन कैसी भी हो सकती है कि मतलब टफ से टफ कंडीशन के लिए सर ने हमको एकेडमी में प्रिपेयर करा दिया था। गर्मी ठंडा कुछ भी मतलब हो जाए तो मतलब ऐसे ज़्यादा दिक्कत नहीं आई थी पेपर के टाइम पे। बट वो जो यहाँ पर एकेडमी के जो सर्वर से मतलब आदत हो गई थी एकेडमी के जो प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन पेपर देने की, तो उसमें मतलब एकदम स्मूथली काफ़ी चलता था वो पेपर, मतलब क्लिक कर रहे हैं हैंड टू हैंड आ रहा है। बट वहाँ पर एनटीए के पोर्टल में 2 सेकंड का डिले आ रहा था, तो उसमें मतलब 2-4 मिनट तो मतलब मैथ्स के रीजनिंग के सब के ऐसे ही ख़त्म हो गए। और सर ने बोला था कि मतलब इस बार है ना मैथ्स में तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैथ्स में बहुत अच्छा हैगा। मैथ्स में मतलब सबका मतलब अच्छा चल रहा था, मतलब जो रैंक डिसाइड करेगा वो जो सेकंड पार्ट रहेगा 400 मार्क्स का, तो उस साइड में मेहनत करना था। और फिर सर ने है ना हमारी रीजनिंग के लिए अलग आरटी बनाई थी, उसने काफ़ी हेल्प करा। आरटी से मतलब है ना वो 30 मिनट्स का गैप कवर होने लगा था हमारा। 30 मिनट में पहले 30-32 क्वेश्चन ही हो पाते थे, फिर धीरे धीरे करके 35-37 अटेम्प्ट बढ़ने लगे। बाकी हालांकि पेपर में आके थोड़ा मतलब मैथ्स के पोर्शन में तो ठीक ठाक कर रहा था, और रीजनिंग में जब गया ना तो तब थोड़ा घबरा गया था, मतलब थक गया था, क्योंकि वहाँ का मतलब पोर्टल ऐसा था, थकान सी हो गई थी। तो रीजनिंग को मतलब आखिर में आके ऐसा लग रहा था कि होगा नहीं होगा। बाकी पेपर के शुरुआत में तो पहले हाथ जोड़ लिए थे हनुमान जी के, भैया मेरे से तो कुछ हो नहीं रहा हैगा, आप कोई पेपर देना, मैं तो बस गोले भरने आया हूँगा यहाँ पर। बाकी पेपर देके जब बाहर निकले थे तो मतलब सभी का मतलब सब सेड से हो रहे थे, मतलब दुखी हो रहे थे कि पेपर कैसा गया कैसा गया। बट सर ने यहाँ पे आकर कहा था कि मतलब पेपर काफ़ी अच्छा गया हैगा, कोई दुखी होने की बात नहीं, सब आ जाएगा, सब हो जाएगा। हमको सर ने काफ़ी चीयर करा था पेपर के बाद, हमारी मूवी भी दिखाई बाद में। और जूनियर के लिए ये कहना चाहूँगा कि मतलब जो 400 मार्क्स का हैगा उस पर ध्यान देना, क्योंकि मैंने काफ़ी इग्नोर करा था 400 मार्क्स को। जैसे कंप्यूटर इंग्लिश को मतलब पूरा इग्नोर कर देता था, रीजनिंग थोड़ा बहुत बन जाता था तो ठीक हैगा, कंप्यूटर इंग्लिश को इग्नोर कर देता था। मतलब 400 मार्क्स को इग्नोर मत करना, वो काफ़ी हेल्प करते हैंगे। और बाकी इनडिसिप्लिन मत करना, जो हमारी बेच में मतलब कुछ हुआ हैगा, कुछ गलतियाँ हुई हैं हमारी बेच से भी, वो कुछ कर नहीं सकते उसका। बाकी वंदे मातरम। अगला इंट्रोडक्शन मैं करा रहा हूँ, जिसके निम्सर 2024 में ऑल इंडिया 16th रैंक है, अंकित यादव। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन, गुरुदेव को चरण स्पर्श और आप सभी को वंदे मातरम। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मैंने जेएमए 7 जुलाई 2023 से ज्वाइन की थी। मतलब जब जूनियर्स आए थे तो लगभग 2 महीने पहले ही मैं आया था, तो इतना अंतर नहीं है अपन लोगों में कि जैसे मैंने कर लिया तो तुम लोग भी आराम से कर लोगे। जैसे सर बताते जा रहे बस वैसे ही करते जाते रहना है। तो मैं वैसे एक राजस्थान के छोटे से गांव गंडाला से आता हूं, तो मेरा एक्चुअली यहाँ आने का कोई प्लान भी नहीं था। मैं जैसे कॉलेज ख़त्म हुआ था मेरा, तो मैं सामान वहीं छोड़ के आ गया था जहाँ मेरी कॉलेज था, और मैं घर आ गया था कि मैं वापस चला जाऊँगा और वहीं पे कोई ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लूँगा। जिसके बाद कि मतलब टेस्ट सीरीज़ वगैरह दे के कहीं एनआईटी मिल गया तो कोई तो ठीक है, वरना बाकी कॉलेजेस में एडमिशन वगैरह हो जाएगा तो ठीक है, मतलब अपना हो जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो जाएगा। तो ऐसा कुछ प्लान नहीं था, बट अचानक ऐसे मैं देख रहा था कि एमसीए के लिए मतलब कौन सा आता है, तो अपना जेएमए सबसे पहले आया था गूगल में। तो मैं मतलब ऐसे घर आया ही था तो मैं दूसरे ही दिन की टिकट करवा के वापस यहाँ इंदौर आ गया राजस्थान से। तो यहाँ पे आके सर से काउंसलिंग वगैरह ली, तो मेरे पापा भी मेरे साथ आए थे। तो जैसे मैं सर से बात की, फिर उन्होंने भी बात की, तो उन्होंने आके सबसे पहले मेरे से बोला कि तेरे से नहीं होगा, मतलब कि जैसे एकेडमी का जो टाइम होता है सुबह जल्दी उठने का, रात में लेट छोड़ते हैं, तो मेरा शेड्यूल मतलब बहुत ही बेकार था। मेरे से नींद मतलब ऐसा है कि मैं 16-16, 18-18 घंटे सो सकता हूँ दिन के। तो फिर जैसे आया था तो उन्होंने बोला था कि देख ले मतलब अच्छे से कि तू कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, मतलब इतना कि जैसे तू यहाँ पे रह भी गा और हो भी नहीं पाएगा, जैसे वरना पनिशमेंट में ही रहेगा तो पूरे टाइम लेट आने की वजह से। तो उस टाइम पे उन्होंने बोला था, तो मैंने बोला नहीं अब तो आ गया तो मैं वापस नहीं जा रहा, अब तो यहीं से करके जाऊँगा। तो उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है, तो अभी जैसे सुबह होते हैं तो वो मेरे से पहले मेरे पापा उठ जाते थे, डेली मेरे को फ़ोन करके जगाते थे अच्छे से कि हाँ उठ गया, नहा लिया, जा रहा है, पूरा अच्छे से मतलब वो करके कि लेट ना हो जाए कहीं मतलब वहाँ जाने के लिए। तो उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और जैसे कि मेरी ऑल इंडिया रैंक 16 है, तो उसमें तो पूरा कंट्रीब्यूशन सर का है, क्योंकि जैसे सर के
जैसे सर ने हमने लेट ज्वाइन किया था तो स्टार्टिंग में क्या था, जब 1 महीना हमें ऐसा था कि तुम जैसे 2 घंटे की क्लास लो और वापस चले जाओ, तो मॉनिटर्स पूछने आते थे कि मतलब क्लास होगी, किसी को जाना है तो चल जाओ। मैं सबसे पहले उठ के भाग जाता था कि मेरे को घर जाना, इधर नहीं बैठना। तो जैसे टाइम बीतता गया तो उसके बाद प्री एफ होते थे, प्री एफ में भी मेरे मैक्सिमम तक 200-250 नंबर से ऊपर कभी नहीं गए प्री एफ में। तो फिर उसमें भी थोड़ा डिमोटिवेशन हुआ। फिर सर ने बोला कि तुम लोगों ने लेट ज्वाइन किया तो थोड़ा हार्ड होगा, बट नामुमकिन नहीं है, जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ मेरे को फॉलो करते जाओ, डॉट टू डॉट तुम्हारा हो जाएगा। तो मैंने बस वही सर को फॉलो किया और फिर अभी रिजल्ट आप लोगों के सामने है। वंदे मातरम। मैं इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ जिसके निमसेट 2024 में ऑल इंडिया 17th रैंक है, ऋतिक ठाकुर। सबसे पहले गुरुदेव को चरण स्पर्श, माँ शारदे को नमन, हनुमान जी महाराज को प्रणाम, आप सभी को वंदे मातरम। मैं उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से निवासी हूँ, जहाँ मैंने 10th 12th भी अपने गांव से ही करी है। तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि मेरे 10th 12th में भी मैथ्स में कोई ज़्यादा खास मार्क्स नहीं थे, 55 नंबर थे मेरे 12th में। अब एकेडमी आने का जो सफ़र था मेरा, मैंने 12th के बाद एनडीए की कोचिंग के लिए मैं देहरादून चला गया था। एनडीए की कोचिंग के लिए मैं देहरादून चला गया था। वहाँ उसके बाद मैंने कोचिंग भी करी थी। तो जाने का जो सफ़र था वो ऐसा था कि मेरे यार दोस्त चले गए तो उन्होंने बुला लिया कि देहरादून आ जा, वहीं अपन कोचिंग कर लेंगे, कोचिंग के नाम पे कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। जैसा भी है कि 12th के बाद कुछ करना था, ग्रेजुएशन में मैंने कुछ खास सोचा नहीं था क्या करना है। तो फिर मैंने वहाँ कोचिंग की। उसके बाद लॉकडाउन लग गया, कोरोना आया, तो मैं घर वापस आ गया। घर में मैंने 6-7 महीने बिताए क्योंकि कोरोना इतने टाइम तक चला था। उसके बाद क्या करना था ग्रेजुएशन में, तो मैंने बीसीए में एडमिशन ले लिया। तो वहाँ बीसीए में बस ये लेके एडमिशन लिया था कि ग्रेजुएशन हो जाएगी और कुछ नहीं। तो वहाँ मुझे मेरे दोस्त ने बताया जेएमए के बारे में। तो मेरा कोई विचार नहीं था कि मुझे आगे भी कोई कोचिंग करनी है, क्योंकि खेतीबाड़ी में रुझान हो गया था। घर वाले 6 महीने का गैप हो गया था 12th के बाद, और मेरा भी कोई ऐसा विचार नहीं था कि मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ तो कुछ सोच के कर रहा हूँ। बीसीए बस मैंने नाम के लिए ले लिया था। तो मुझे वहाँ मेरा दोस्त मिला, उसने भी मुझे बताया कि जेएमए जाना है। अपन 3 थे हम, तो उनको जेएमए का जर्नी वहीं से शुरू हुई। तो उसने पहले बताया कि जेएमए जाना है, तो मैंने कहा चलो ठीक है चलेंगे। तो उसने बताया कि जेएमए इंस्टीट्यूट है, वहाँ अपन कोचिंग सेंटर है जहाँ निमसेट की तैयारी होती है। तो वहाँ सबसे पहले मैंने सुना था कि निमसेट होती है और एनआईटी से भी एमसीए होता है। तो उसके बाद वो लेके आया मुझे यहाँ तक। लाने की बहुत बड़ी कहानी है उसकी, क्योंकि मैं एकदम मान नहीं रहा था, क्योंकि 20 महीने की कोचिंग थी तो घर वाले भी नहीं मान रहे थे, और फिर मैंने मनाने की भी कोशिश करी उन्हें। फिर जैसे जैसे मैं आ गया यहाँ एकेडमी, क्योंकि मैंने गूगल पे भी देखा जेएमए के बारे में, तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करा मुझे कि जहाँ यहाँ जो भी प्रोग्राम होते हैं, शहीदों की पुण्यतिथि होती है, उन चीज़ों से मैं ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ, और मैंने घर वालों को भी मनाया और मैं आ गया इंदौर। तो उसके साथ भी आए, हम तीनों आ गए थे। तो जब जेएमए ज्वाइन किया मैंने, तो यहाँ आके बहुत अलग चीज़ अनुभव करी कि एकेडमी से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था मुझे। मतलब पूजा याचना थी और जो भी कुछ था, फिर हल्के हल्के जो सर ने समझाया। एक बात मैं बताना चाहूँगा, जैसे सर जो बताते हैं, सर जितना भी डिसिप्लिन में रखते हैं, उसके पीछे बहुत बड़ी वजह रहती है। मतलब हम गलत भी समझते हैं सर को, ऐसा टाइम भी आता है, पर सर हम अपने भले के लिए ही सोचते हैं। सर ने हमारी बैच में इतनी मेहनत करी, पहले प्री-एफटी डिज़ाइन करी थी, उसके बाद फेज 13 डिज़ाइन करा, मतलब जिसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। पर हमारे जो निमसेट 2024 का रिजल्ट था, वो अब उसमें एक बहुत ज़्यादा कमी थी, पोर्टल की भी कमी थी, जो बहुत ज़्यादा डिले चल रहा था। नहीं भी है, सर की मेहनत है, मतलब हमारा कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं है उसमें। तो जितना भी रिजल्ट है वो गुरुदेव का है, मतलब, और आप सभी का है, हमारी बैच का है 2024 का, जो भी कुछ है। वंदे मातरम। 2024 में ऑल इंडिया 20th रैंक है, अनुज तंवर। आ जाए इधर। सर्वप्रथम माँ भगवती शारदे को नमन, गुरुदेव को चरण स्पर्श, और आप सभी को वंदे मातरम। मैं इंदौर का ही रहने वाला हूँ। मैं इंदौर से 20 किलोमीटर दूर मेरा गांव है। मैं वहीं से मेरी स्टार्टिंग में एजुकेशन हुई थी। स्कूलिंग में 5th तक मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा था। तो पढ़ाई कैसी होती है आप सभी को पता ही है, गवर्नमेंट स्कूल्स में। फिर मैं प्राइवेट स्कूल में शिफ्ट हुआ था, वहाँ भी इतना कोई अच्छा पढ़ाई थी नहीं, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए ही नहीं जाते थे। 10th तक जैसे जैसे निकली, 10th में मेरे को इतने खास परसेंट नहीं थे। 10th के बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में घर में फिर 11th और 12th तो लॉकडाउन में निकल गई।
मैं भगवान में इतनी मतलब आस्था रखता नहीं था स्टार्ट से ही। मेरा मतलब विदेशी जो अपनी विदेशी सभ्यता को मैं ज़्यादा फॉलो करता था और मुझे भगवान में कोई इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं। पर मैं लॉकडाउन में भगवान को रोज़ अगरबत्ती लगाता था कि भगवान बस एग्ज़ाम ना हो जाए क्योंकि ट्वेल्थ के लिए कुछ पढ़ा तो था ही नहीं हमने, तो बस जैसे तैसे निकल गई। मामा जी ने साथ दिया और निकल गई ट्वेल्थ। फिर ट्वेल्थ के बाद क्या करना है, तो भैया ने बोला था मुझे कि तू BCA कर ले और जे में ज्वाइन कर लेना और कुछ मत करना। तो मैंने वही किया, भैया की बात मानी, BCA किया, जे में ज्वाइन कर लिया। 7 अक्टूबर को मैं जे में आ गया था। 7 अक्टूबर के बाद 12 अक्टूबर को सर ने क्लास ली थी जिसमें सर ने सिटिंग के बारे में बताया था कि सिटिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिटिंग के बेनिफिट्स बताए थे। तो मैंने 17 अक्टूबर के अराउंड मैंने सिटिंग 100% कर दी थी। मैं सुबह 7 बजे आता था और रात को 9 बजे जाता था, फिक्स था मेरा। फिर दिवाली की छुट्टियों के बाद तो मैंने पूरा टाइम में अकेडमी में ही रहता था, सब करता था, पर पढ़ाई नहीं करता था मैं, वो मंदिर में लग गया था। मैं मंदिर के काम करता था, मतलब मेरा भगवान में रुचि तो इतनी नहीं थी। पर सर ने स्टार्ट में जो लेक्चर लिए थे मोटिवेशन, और सर ने बताया था, और यहाँ श्रीनाथ जी की जो मूर्ति थी मुझे इतना मतलब प्रभावित करती थी। मतलब मैं श्रीनाथ जी को देख के मेरा बस हो जाता था कि चलो श्रीनाथ जी की आरती करेंगे। तो स्टार्ट से ही श्रीनाथ जी की आरती में लग गया था। फिर रैंक तो आती ही नहीं थी, स्टार्ट में तो 300 के पार जाता था मैं। धीरे धीरे पिकअप किया, धीरे धीरे होता रहा। फिर आखिरी में जब मेरी रैंक आने स्टार्ट हुई थी प्री FT के टाइम, प्री FT में क्योंकि कंप्लीट सिलेबस साथ में आ रहा था तो मेरी रैंक आना स्टार्ट हो गई थी। तो प्री FT में मेरी रैंक आने लगी। फिर रैंक मतलब फ्लक्चुएट बहुत ज़्यादा होती थी, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। पर जब फेज़ 7 और 8 फेज़ 7 हुआ था तब मेरी रैंक बिल्कुल कंसिस्टेंट हो गई थी, मेरी रैंक अच्छी आने लग गई थी। पर जैसे ही सर ने बोला था फिर कि मैं 10, 12 और 13 को मिक्स करके तुम्हें पेपर दूंगा और उसमें परफॉर्म करना है तुम्हें, तो उसमें तो मेरा दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता था क्योंकि सर एक में 10 बहुत ईजी पेपर जैसा था, हर पेपर में क्वेश्चन में अटैम्प्ट तो सोल्व करना पड़ता था पर ईजी था। 12 थोड़ा टफ था और 13 तो बस बहुत ही ज़्यादा टफ था। तो 10, 12 और 13 के वजह में स्विच कभी नहीं कर पाता। मैं सोचता था, मेरा प्री माइंड ऐसा था रहता था कि 10 आएगा और 12 आ जाता था तो मेरी रैंक गिर जाती थी। फिर 10 के लिए प्रिपेयर किया, 12 आ गया। फिर 12 के लिए प्रिपेयर किया, अब मैं सोच रहा था 12 ही आएगा, 12 ही आएगा, 12 ही आएगा। फिर 13 आ गया, उसमें और रैंक नीचे गिर जाती थी। फिर 13 आया तो मैं सोच रहा था कि अटैम्प्ट कम कर दूंगा, एक्यूरेसी बढ़ा लूँगा तो नंबर ज़्यादा आ जाएंगे। उस दिन 10 आ गया और 10 में मतलब मेरे अटैम्प्ट काफ़ी कम हो जाते थे तो रैंक वापस गिर जाती थी। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन हुआ था। फिर सर ने लेक्चर लिए थे, सर ने क्लासेस ली थी और उसमें समझाया था कि कितना इंपॉर्टेंट है हर कुछ पेपर को प्री माइंडसेट के बिना नहीं, बस फ्री फ्लो में देते जाओ। तो मेरा वही था कि फ्री फ्लो में जैसे भी हो देते जाओ पेपर, और होता है बोलते जाओ। निमसेट का पेपर भी जब मैं दिया था तो उसमें भी मेरे साथ यही हुआ था कि मेरी स्कैनिंग, वो पोर्टल बहुत ही स्लो था और बहुत ही ज़्यादा बेकार था। तो उसमें मेरी स्कैनिंग 8.5 मिनट तक खिंच गई थी। मैं बहुत स्लो स्कैनिंग यहाँ भी करता था पर यहाँ मेरी 5.5-6 मिनट तक स्कैनिंग जाती थी, पर वहाँ मेरी स्कैनिंग 8.5 मिनट चली गई थी और मैं बहुत डर गया था। पर मुझे सिर्फ एक ही चीज़ याद थी, होता है। मैं होता है करता रहा और पेपर देता रहा। सर को याद किया, मैंने कहा जो भी है सर का है, जो भी रैंक सर की है। उस टाइम पर मैंने सोच लिया था कि मेरी रैंक आ जाएगी, तो और जो भी होगी सर की रहेगी, मैं यही बोलूँगा। तो फिर हो गया और अभी आपके सामने खड़ा हूँ। मेरी जो भी रैंक लगी है मैं सर को और जितेंद्र मिश्रा अकेडमी को डेडिकेट करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ आने के पहले मैं कुछ भी नहीं था। यहाँ आने के बाद मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली। मेरी भगवान में रुचि बिल्कुल नहीं थी। यहाँ मैंने अपने देश के बारे में जाना, राष्ट्र के बारे में जाना, भगवान के बारे में जाना, और जो श्रीनाथ जी महाराज से मेरा अटूट विश्वास हुआ है, आई थिंक वो मैं मतलब बता भी नहीं सकता तुम लोगों को कि उन्होंने मेरा कितना साथ दिया है। मैं काफ़ी टाइम ऐसा होता था कि टूट ही गया था मैं, क्योंकि मेरी आँख में दिखता नहीं था मुझे, एक आँख से 90% मेरी आँख में विज़न ही नहीं था, और सर्जरी भी हुई थी उसके बाद भी मेरी आँख में इंप्रूवमेंट ही नहीं हुआ था। तो मैं काफ़ी डिमोटिवेटेड रहता था। तो मैं सिर्फ श्रीनाथ जी के पास जाता था और बोलता था कि आप ही हो जो भी हो। और जब पेपर देने गए थे तो मैंने श्रीनाथ जी को बोला था कि बस आप संभाल लेना, मैं तो जा नहीं रहा, आप ही जा रहे हो, आप ही कर देना। तो उन्होंने ही किया जो भी किया, और मेरी रैंक जो भी है वो अकेडमी को और सर को डेडिकेट है। धन्यवाद। अब मैं बुला रहा हूँ जिसके निमसेट 2024 में ऑल इंडिया 21 रैंक है, सचिन पवार। इधर आ जाओ, इधर। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन, गुरुदेव को चरण स्पर्श एवं आप सभी को वंदे मातरम। मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि मेरी जो रैंक है वो मेरी रैंक नहीं है, वो एकेडमी की रैंक है। जो भी है सब सर की वजह से, हनुमान जी महाराज की वजह से है। मैंने जब शुरू में एकेडमी ज्वाइन की थी, जब शुरू में ऐसा लगता था कि अब बैठते नहीं बन रहा है, 2 घंटे बहुत है, 4 घंटे बहुत है। धीरे धीरे अब जनवरी का टाइम आ गया, अब एग्ज़ाम, कॉलेज की एग्ज़ाम चल रही है, इधर एकेडमी भी आना है। फिर सर ने बोल दिया कि नहीं अब तुम वहीं से जा सकते हो। तो फिर थोड़ा ऐसा लगने लगा था कि चलो अब बहुत हो गया, अब बैठना चालू करना चाहिए। फिर जनवरी से मैंने फुल टाइम स्टार्ट कर दिया, 7 बजे से लेकर रात को जितनी बजे तक एकेडमी का टाइम रहता था, 8 बजे तक, 9 बजे तक। फिर धीरे धीरे पढ़ाई करते गए CTPT RT का टाइम हुआ है। फिर
जैसे ही CTBT RT में रैंक बढ़ने लगी, FT में थोड़ी कंसिस्टेंट हुई, बाकी जैसे ही फेस 10 चालू हुआ, 12 चालू हुआ, इसमें बहुत रैंक गिरी, मतलब बहुत डीमोटिवेशन भी आया। फिर समझ ही नहीं आ रहा था अब क्या करूँ क्या करूँ। फिर अब मैं हनुमान जी महाराज के पास गया कि अब आपको ही करना है, अब मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है अब क्या हो रहा है। फिर मैं गया, फिर दूसरे दिन ही सर का एक लेक्चर हुआ। सर ने बताया कि अब जो भी हो रहा है मतलब उसको तुमको कैसे मतलब करना है, आगे कैसे बढ़ना है। तो उससे फिर मतलब राह मिली कि आगे क्या करना है। अब सर ने शुरू में बोला था कि सारे सब्जेक्ट को बराबर बराबर लेके चलना, बाकी पर फिर मैंने रीजनिंग को ऐसा लाइट ले लिया था कि चलो ये तो हो ही जाता है हो ही जाता है। फिर जैसे मतलब FT में मार्क्स गिरने लगे रीजनिंग की वजह से, रीजनिंग में मार्क्स गिरते रहे। फिर मैंने सोचा कि चलो अब रीजनिंग करते हैं। रीजनिंग करते करते मतलब अच्छे अटैम्प्ट होने लगे। जैसे अच्छे अटैम्प्ट हुआ फिर निमसेट का वो आया कि अब 40 मिनट नहीं अब 30 मिनट में करना होगा। तो मेरे को लगा कि अब तो हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। फिर 2-4 पेपर बहुत रैंक गिरी, फिर डीमोटिवेशन फिर से आने लगा कि अब क्या होगा। फिर मतलब वापस रीजनिंग में अब उससे ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत लग रही थी। अब कॉन्सेप्ट तो बहुत बन चुके थे, अब स्पीड की ज़रूरत थी। अब स्पीड बढ़ाने के लिए सर ने फिर RT स्टार्ट करी। फिर उस RT से बहुत बेनिफिट मिला। फिर लास्ट में सर ने ऑनलाइन ही कर दिया ताकि मतलब आप ऑनलाइन में भी देख सको कि आप कितना कर पा रहे हो। तो फिर उस RT से बहुत बेनिफिट मिला। फेज़ 10 से सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला क्योंकि पेपर बिल्कुल उसी पे आ गया था। वंदे मातरम। अब मैं बुला रहा हूँ जिसके निमसर 2024 में ऑल इंडिया 22 रैंक है, राज सिंह को। वंदे मातरम। आप सभी को गुरुदेव को चरण स्पर्श और माँ शारदे को नमन। मैं राज सिंह हूँ। मेरी ऑल इंडिया रैंक 22 आई है। वैसे मैंने कुछ किया नहीं, मैं अपने आप को एकदम नालायक मानता हूँ। और इस सब रैंक का जो मतलब जो पीछे जो है वो गुरुदेव का आशीर्वाद और एकेडमिक है और कुछ नहीं। अगर आप अभी भी मेरी मम्मी से कभी पूछोगे कि मैंने घर पे पढ़ाई की कि नहीं की, वो अभी बोल देंगे ये नालायक है, कुछ नहीं पढ़ता घर पे। क्या है कि मैं घर पे कभी नहीं पढ़ पाता हूँ। यहीं पे मेरा कहते हाल ही में घर लिया था यहाँ पे, तो मैं यहीं पे लिमोदी में रहता था, तो घर पे पढ़ाई नहीं कर पाता। तो मैंने फिर लाइब्रेरी ज्वाइन की थी क्योंकि सर ने कहा था आपको और पढ़ना है, रात घर पर जाके पढ़ना। तो मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी क्योंकि मैं फिर उधर भी कंसिस्टेंट नहीं था। फिर मैंने वो भी छोड़ दी, फिर आता था कभी नहीं आता था, तो उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता था। क्या है कि जब मैंने अकेडमी जो थी वो 18 अक्टूबर को ज्वाइन की थी। वैसे तो मेरा कोई प्लान नहीं था अकेडमी ज्वाइन करने का। मेरा ये आइडिया था कि 12th खत्म हो जाएगी, उसके बाद में 20 मतलब क्योंकि मेरे को कहते साइंस ली थी मैंने, तो और मेरी साइंस ही सबसे बेकार थी। उसमें मेरी मैथ जो थी 10th तक था मैं एवरेज था। उसमें जब 11th में आया तो मैं उन बच्चों में से था जो मैथ के टीचर जिन्हें खड़ा करके बेइज्जती करते थे। कसम से बहुत बुरा लगता था कि मुझे कुछ नहीं आता है। उसके बाद मैंने 12th में कहते लॉकडाउन लग गया। 11th के मैथ के पेपर के टाइम पे लॉकडाउन लग गया तो मैं पास हो गया उसकी वजह से। सच तो सर जब 12th में आया था तो मैंने कहते ट्यूशन लिया था 12th पास करने के लिए, क्योंकि एग्जाम आते थे, डेट आती थी, तो मुझे डर लग रहा है पढ़ लेते हैं। तो मैंने जब ट्यूशन लिया था तब मेरे को बस एक चीज़ मतलब ट्यूशन का जब मैंने कहते सर ने जब पढ़ाना चालू किया था तो मेरे को सर ने सबसे पहले डिटरमिनेंट पढ़ाया था। तो मुझे वो एक लौती चीज़ आती थी जो सर ने पढ़ाई शुरुआत में कि डिटरमिनेंट आता है, तो मैं उसमें मतलब थोड़ी रैंक आ जाती थी। उसके साथ जब पढ़ाते थे धीमे धीमे तो कंसेप्ट मेरे एक्चुअल में सारे ऊपर उस क्लास में बने और कहीं नहीं बने। मुझे उससे पहले कुछ नहीं आता था। सर ने जब कहते एक और चीज़ याद थी, जब सर ने सबसे पहले इंडेफिनेट पढ़ाया था तो उसमें जो इंटीग्रेशन के सर ने फॉर्म बताए थे ना, तो मुझे बस एक लौती चीज़ याद थी कि ये मैंने कहीं पढ़ा है, क्या पढ़ा है ये याद नहीं मुझे। तो जब सर ने फिर कहते धीमे धीमे सर के लेक्चर जो ऐसे थे मेरे लिए कि मतलब उसी से कंसेप्ट बनाओ, उसी सर की सारी बातें मानो। मतलब मेरी मम्मा ऐसी हैं कि वहीं पे डांट पड़ती है मुझे और उनकी सारी बातें माननी पड़ती है। मेरी ऐसी आदत है कि जो सामने वाले ने बोल दिया वो मैं करता हूँ, मतलब सोचता नहीं उसके बारे में ज़्यादा। जब सीनियर आते थे हमें कहते मतलब वो क्या कहते इंट्रोडक्शन होता था सीनियर का, तो सीनियर में बोलते सर की सारी बातें फॉलो करो। मैं सारा प्रयास करता था कि सर की सारी बातें फॉलो करो। मैं जूनियर को भी ये कहूँगा सर कुछ भी कहें उनको फॉलो करने की कोशिश करो। और अगर तुम्हारा कोई सीनियर तुमसे कभी कह दे कि सर हर बैच में यही कहते हैं तो उस सीनियर की कभी बात मत मानो, क्योंकि वो जो चीज़ है वो इंपॉर्टेंट होती है तुम्हारे लिए। क्या है कि जब मैं एक बार सर ने मैं डांटा था तो कहते मेरा बैचमेट था, उसने मुझसे बोला कि ये कहते मेरे सीनियर बोल रहे थे कि सर हर साल डांटते हैं। तो इसमें कोई बात थोड़ी ना कि सर हर साल डांटते हैं। तुम कहते पिछले साल डांटा तो इस बार तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। तो ये बात है कि अगर सर ने तुम्हें इस बार डांटा तो तुम्हें वो चीज़ इंप्रूव करनी है। ये नहीं देखना कि सर ने पिछली बार भी डांटा था तो हमें इंप्रूव करने की जरूरत नहीं। इसका ध्यान रखना है कि सर की हर चीज़ इंप्रूव, हर चीज़ को मानो, फॉलो करो। और क्या है कि जब धीमे धीमे मेरे ऐसा था कि मेरी रीजनिंग ठीक ठाक थी तो मैं उस बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। मेरे मैथ में कुछ नहीं आता था तो मैथ को फॉलो मतलब मैथ का मैंने
सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा जो कैप्सूल है। अब आधा तो टाइम तुम्हारा गुजर गया, ज़्यादा तो टाइम तुम्हारे पास है नहीं कैप्सूल के लिए, तो कैप्सूल एकदम फॉलो करना। मतलब मेरी जो जितनी भी रैंक है, मतलब वो सर का डिसिप्लिन है और कैप्सूल, और कुछ नहीं। मेरी सारी रैंक कैप्सूल की वजह से आती है, और किसी कारण से मेरी रैंक नहीं आती। मैं चाहूँगा आप लोग कैप्सूल को एकदम फॉलो करो, मतलब सर की सारी बातें मानो। और जब ज़्यादा है नहीं मेरे पास कुछ कहने को, मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है, जब आप, मेरी रीजनिंग एकदम अच्छी नहीं थी, मतलब रीजनिंग अच्छी थी, मैथ अच्छा है, तो मैथ तो फॉलो करता था। उसके बाद मैं एकदम खुश था कि मेरी रीजनिंग में मतलब 35 अटैम्प्ट हो जाते थे जब 40 मिनट थे हमारे पास, तो और उन्होंने 30 मिनट कर दिया, तो मेरे अटैम्प्ट 25 के आसपास गिर गए थे, 25-20। तो उससे से बड़ी दिक्कत होती है कि अटैम्प्ट ही नहीं हो रहे हैं, नंबर नहीं आ रहे हैं, रैंक मेरी गिर रही है लगातार। तो सर ने फिर बोला कि अब तुम लोगों को रीजनिंग करनी है, रीजनिंग इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। तो मैंने मैथ को उतना जितना चल रहा था, क्योंकि आता तो मैथ भी नहीं है, तो मैथ को करते रहते थे और धीमे धीमे रीजनिंग चलाते थे। सर जब इस बार सर ने फिर हमारे टेस्ट भी एक्स्ट्रा चालू किए थे कि हम रीजनिंग के लिए टेस्ट होगा, मैथ के लिए अलग से टेस्ट होगा, रीजनिंग का अलग से टेस्ट होता था। जो रीजनिंग का जो टेस्ट था उससे बहुत हेल्प हुई थी मेरी। मेरे इस बार क्या था, मैंने 33 अटैम्प्ट किए थे, जबकि ज़्यादातर बच्चों के उतने आए नहीं अटैम्प्ट। और मैं उन कुछ नालायक बच्चों में से हूँ जो कि कहते हैं इधर जितने बड़े बच्चे खड़े हैं उन सबसे ज़्यादा पनिशमेंट में मैं गया हूँगा, मुझे अच्छे से भरोसा है, क्योंकि मैं, हाँ तुम समझ लो, बाकी देखी जाएगी। या मैं चाहूँगा कि आप लोग जो हो सर की सारी बातें मानो और फॉलो करो। और मेरी जितनी भी एकेडमी की मेरी जो रैंक है, मतलब मेरी बिल्कुल नहीं, मैं जानता हूँ मैं कितना नालायक हूँ, मैं पढ़ता लिखता नहीं हूँ, वो सब सर का डर है और सर का डिसिप्लिन है जिसकी वजह से मेरी रैंक आई, और कोई कारण नहीं। वंदे मातरम। देखो समय कम है, तो सभी सारे बच्चों का इंट्रोडक्शन नहीं होगा, मैं एक कार्य करा देता हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अब मैं बुला रहा हूँ जिसके निमसेट 2024 में ऑल इंडिया 28th रैंक है, शुभम पाटीदार। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन, आप सभी को वंदे मातरम, और सर को मेरा नमन। तो आपको लगता होगा कि मैं भी पढ़ने में आउटस्टैंडिंग था, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे 12th में 66% थे और मैथ्स में 69 नंबर आए थे। तो धीरे धीरे मैंने भी, मतलब जैसे सभी भैया ने बताई है कि कैसे इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो मैं भी ऐसे ही मतलब सर को फॉलो करता था। धीरे धीरे मतलब नंबर, स्टार्टिंग में नंबर तो नहीं आते, धीरे धीरे मतलब इम्प्रूवमेंट होने लगता है। तो मैं कभी रैंक पे फोकस नहीं करता था, ऐसे ही मतलब टेस्ट देता था। तो फिर सर मतलब लेक्चर लेते थे उसके बाद में, तो फिर उनके ऊपर मैंने ध्यान देना मतलब शुरू करा था कि कैसे मतलब रैंक को मेंटेन करना, मार्क्स को कैसे लाना, और अटेम्प्ट कैसे मतलब बढ़ाना, एक्यूरेसी को मेंटेन करना। मतलब अटेम्प्ट धीरे धीरे बढ़ने लगे थे लेकिन एक्यूरेसी नीचे जाने लग गई थी। तो अटेम्प्ट के साथ मतलब एक्यूरेसी को मेंटेन करना ज़रूरी है। जैसे सर बताते ही है कि एक्यूरेसी को मेंटेन करो, 100% तक ट्राई करो। तो धीरे धीरे मैंने फोकस करा उस पर। तो वैसे मेरे मतलब फिर अटेम्प्ट कम होने लगे थे, तो फिर मैं मतलब एक्यूरेसी पे ही ध्यान देता था। मतलब लास्ट तक मतलब एक्यूरेसी पे ही मैंने फोकस किया था। तो मतलब आप भी मतलब सबको यही मतलब बताना चाहूँगा, मतलब जूनियर खड़े हैं तो मतलब आप अटेम्प्ट पे ज़्यादा ध्यान मत देना, मतलब अटेम्प्ट के साथ साथ एक्यूरेसी को भी मेंटेन करना। और जो भी मतलब मेरी ये आज जो रैंक आई है वो सर की देन है, मैं कुछ कर नहीं सकता था मेरे दम पे। तो वंदे मातरम। देखो रात 11 बज चुकी है, सबका इंट्रोडक्शन तो पॉसिबल नहीं, कुछ चीज़ें जो मेरे को अनाउंसमेंट करना है वो भी बता देता हूँ। एक्चुअली में क्या कि लॉकडाउन के पहले तो स्थितियाँ, लॉकडाउन के पहले अपनी एकेडमी पूरी ऑफलाइन ही थी और अभी भी है। समस्या ये है कि बहुत सारे बच्चे, जैसे इनमें से बहुत सारे बच्चे, जैसे ऋतिक ठाकुर ने बोला कि यहाँ आ नहीं पा रहा था, बहुत सारी घर में सिचुएशन थी। एक लड़का वो राजस्थान का था, वो भी बड़ी मुश्किल से आया। हो क्या रहा कि जैसे कई बार बहुत सारे बच्चों ने, ये सीनियर ने, सुपर सीनियर ने, हाइपर सीनियर ने, जो भी अलग अलग वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनी में प्लेस्ड हैं, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में भी, अच्छी अच्छी कंपनी में है, कई बार बोला कि सर बहुत सारे बच्चे वंचित रह जाते हैं, उनका कुछ लोग बहुत फ़ायदा उठाते हैं और वो मिसगाइड हो रहे हैं। तो वही मैं जो आज बिग अनाउंसमेंट करने जा रहा था, और आज के ये खुशी के मौके पे इतना अच्छा रिजल्ट आया, तो उसके मौके पे मैं अनाउंसमेंट करने जा रहा था। और रिजल्ट का थोड़ा सा मैं एनालिसिस भी बताऊंगा ताकि तुम्हें रियलिटी समझ में आए, क्यों बोला जाता कि एथेंटिसिटी इज पावर ऑफ जे में, और क्या डिफरेंस अपनी अकेडमी और बाहर के कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो पहले मैं वो अनाउंसमेंट कर रहा हूँ जिसका इंतजार पूरे हिंदुस्तान के बच्चे इतने सालों से कर रहे थे। अभी जब निमसेट 2024 की एग्ज़ाम की तैयारी हो रही थी, तो मैंने 2023 का पेपर, क्योंकि बहुत टफ पेपर था,
और वो पेपर मैंने बहुत इजी तरीके से मैं इन बच्चों को सॉल्व कराया शॉर्टकट तरीके से। और ये चूँकि इनके पास ये लिखते हैं तो बहुत टाइम रहता है, तो मैंने यूट्यूब में अपलोड कर दिया कि बच्चे जाके घर में समझ लेंगे। उसके बाद ऑल ओवर इंडिया से इतने सारे फ़ोन, मतलब एक दिन में 900-800 फ़ोन आ रहे थे। फ़ोन मतलब ऐसा कि अपने यहाँ जो बच्चे जो परमिशन लेके जाते थे उनके फ़ोन सुनने का टाइम नहीं था कि सर हमें कुछ भी करके हमारी प्रॉब्लम्स है, कि कोई बच्चा बोल रहा है हम DU से बोल रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से बोल रहे हैं, कोई बोला मैं पंजाब से, कोई हरियाणा से, कोई चंडीगढ़ से, कोई यूपी से, कोई बिहार से, कि सर हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारा सेकंड ईयर चल रहा है, फाइनल ईयर चल रहा है, हम आपके कुछ नहीं आ सकते पर पढ़ना चाहते हैं, ये शॉर्टकट ट्रिक्स हमने साल भर रहे, हमें किसी ने नहीं बताया, तो हम आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन कैसे भी करके ये सारे लेक्चर हमें मिल जाए, हम चाहते हैं आना लेकिन आ नहीं सकते। और इतने सालों से बहुत सारे बच्चे ऑल ओवर इंडिया के इंतजार कर रहे हैं। कई लोग यहाँ पहुँच पाते हैं, कई लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं रहती है कि कोचिंग की फ़ीस भरने के बाद भी वो हॉस्टल की फ़ीस भी भरें, फिर अपने घर से दूर रहें। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि यहाँ पे अकोमोडेशन वगैरह काफ़ी महंगा होता है। तो और एकेडमी का लक्ष्य, एकेडमी का उद्देश्य है भारत को विश्वगुरु बनाना। तो मैं अगर ये लिमिटेड ही रहे, क्योंकि प्रेमाइसेस ही बनाया इसलिए कि इसको हब बना रहा था कि आज एक एनर्जी का सोर्स बनना, जहाँ से बच्चे तकनीकी क्षेत्र में निकलें और टेक्नोलॉजी के फील्ड में भारत को विश्वगुरु पद पर स्थापित करें, यही एकेडमी का लक्ष्य है। तो होता क्या है, यहाँ से मैं पढ़ा के बच्चों को NIT भेज रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे NIT में जाने के यहाँ लिमिटेड बच्चों को पढ़ा पा रहा हूँ। मैं तो वहाँ तो कितने माँ भारती की सेवा कर पाऊँगा। मैं चाह रहा हूँ मेरे 1000 नहीं लाख हाथ हो जाए। तो अब वो लाखों हाथ पैदा करने के लिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बच्चों को मिसगाइड करते हैं। वो बच्चे मिसगाइड होते हैं, उनको ज़रूरत की चीज़ें नहीं मिल पाती है। कई सारे फाइनेंशियल बच्चे इतनी फीस भी जमा नहीं कर पाते हैं। तो ये एक बिग अनाउंसमेंट आज एकेडमी करने जा रही है तुम्हारे लिए और उन ऑल ओवर इंडिया के सारे बच्चों के लिए जो सालों से इंतजार कर रहे हैं। और अभी न जाने जब से NIT का एग्ज़ाम हुआ तब से लेकर लगातार, वो तो मेरे को समय नहीं मिल पा रहा था। और अब बहुत सारी चीज़ें भी है, तो सौगात पूरे ऑल ओवर इंडिया को मिल रही है, सारे बच्चों को मिल रही है कि अब एकेडमी ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन में पूरे ऑल ओवर इंडिया तक जा रही है। अब याचना नहीं रण होगा, जीवन जय मरण होगा। तो उसका रीज़न है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अटक से लेके कटक तक जितने बच्चे हैं उनको तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी की फील्ड में, वो हर बच्चे को, मेरा उद्देश्य यही है कि पढ़ेगा भारत और बढ़ेगा भारत। ये मिशन लेके अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि भारत का हर बच्चा, जिस बच्चे का उद्देश्य हो दुनिया किसी कोने में रहे। अब इसमें मैंने ऑनलाइन, चूँकि एकेडमी अब जारी है, तो इनके ऑनलाइन वाले बच्चे, ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनके पास भरने को इतनी फीस नहीं रहती कि वो फीस भर सकते हैं, या तो रहने का 8000, 9000 या 5000 जितना भी लगता है पर मंथ, और रहना खाना शायद 10,000 भी पड़ता है, उतना पे करें, फिर यहाँ फीस भरें। तो बहुत ही एक नॉमिनल फीस में, बहुत ही कम फीस में सारे लोगों को शिक्षा मिल पाएगी। हम सेंटेंस की तैयारी कर पाएंगे जो जिनके पास इतना फीस ज़्यादा भरने को नहीं है, तो बहुत ही कम फीस में वो शिक्षा ले पाएंगे, सेंटेंस की तैयारी कर पाएंगे, सेम तैयारी कर पाएंगे। बस उनको उनसे एक ही मांग रहेगी सारे बच्चों से कि वो उनका जो भी कदम उठाए, मतलब मुझे गुरुदक्षिणा में यही चाहिए कि उनका जो भी कदम उठे वो राष्ट्र के लिए उठे, वतन के लिए उठे। भारत को विश्वगुरु बनाने का सपना जो एकेडमी का है वो अभी बच्चों के थ्रू साकार तो हो पा रहा था, लेकिन मैंने बोला कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1000 हाथ पैदा करूंगा। मैं चाह रहा हूँ मेरे लाखों हाथ पैदा हो, तो इसलिए कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से लेकर कटक तक सभी बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिलेगा, बहुत कम फीस में एजुकेशन मिलेगा, सभी लोगों को शिक्षा मिलेगी। और हर बच्चों के लिए टैथस हूँ कि हर बच्चा, मैं चाह रहा हूँ भारत के जो कोने कोने में बच्चे हैं, चाहे वो कहीं के हों, चाहे यूपी के हों, बिहार के हों, पंजाब के, हरियाणा के हों, केरला के हों, पूरे भारतवर्ष के जहाँ के जिस राज्य के बच्चे हैं, वो उन सबको ऑनलाइन के माध्यम से, जो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, जो यहाँ आना चाहते हैं, वो एकेडमी में स्वागत है। और जो नहीं आ पा रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से एकेडमी उन तक पहुँचेगी। और वही शिक्षा, वही संस्कार जो एकेडमी में ऑफलाइन में दी जा रही है, मैं कोशिश करूंगा कि वही शिक्षा, वही संस्कार, वही शहीदों की जन्मतिथि, पुण्यतिथि, वही राष्ट्रीयता का भाव, वही मूल मंत्र उनके अंदर में, उनके
जहाँ वो ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करेंगे डाल पाऊंगा। बदले में मुझे वो चाहिए कि वो ये इस बात का कमिटमेंट करेंगे कि उनका जो भी कदम उठेगा वो राष्ट्र के लिए उठेगा, वतन के उठेगा, जीवन में वो कुछ कर पाएंगे तो अपने राष्ट्र और वतन के लिए कुछ कर पाएंगे। और यही मैं अपना सच्चा मूल्य समझूंगा शिक्षा का। तो बहुत जल्दी ही डेट अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। और ये बस ये अभी सीनियर बच्चे का अवार्ड सेरेमनी हो जाए, ये चले जाएं, और उसके बाद फिर एक अपने यहाँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो 2020 में तैयार हो चुका था, और नेशनल लेवल का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें ऑनलाइन 2 साल तक ऑनलाइन बच्चों ने पढ़ाई करी, क्योंकि जब लॉकडाउन लगा हुआ था। पर मैं ऑनलाइन के बाद ऑफलाइन में इसलिए मैंने किया कि ऑनलाइन में हो सकता है बच्चे डिसिप्लिन ना रहे, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फाइनल सेकेंड ईयर चल रहा है, जिनका कहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी से चल रहा है, यूपी से चल रहा है, बिहार से चल रहा है, आंध्रा से, मुंबई से। अब इंदौर में भी कई कॉलेज ऐसे हो गए जहाँ टीचर्स कॉलेज में इतना परेशान करते हैं बच्चों को कि वो बच्चे को कॉलेज जाना ही पड़ता है, अदरवाइज अटेंडेंस को लेकर परेशान करते हैं। बाहर के कई सारे बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन इसलिए नहीं आ पाते कि उनका कॉलेज रहता है। फिर एग्ज़ाम देने मैंने देखा कई बच्चे बिहार जाते हैं तो 1-1 महीने की उनकी एग्ज़ाम रहती है, प्रैक्टिकल रहता है, उस दौरान कोर्स छूट जाता है उनका। फिर आते हैं तो कोर्स भले अगली बैच में बैठ के कवर कर लेते हैं, लेकिन वो बच्चे आगे निकल जाते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ उनको अब ऑनलाइन के माध्यम से पूरा हो जाएगा, तो उनको वही लेक्चर वो अगर वो एग्ज़ाम देने भी घर जा रहे हैं तो ऑनलाइन में वो सारी चीज़ें पढ़ पाएंगे, और रिकॉर्डेड लेक्चर उनके पास रहेगा। ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म बहुत ज़बरदस्त है, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म तो सबको पता है कि जेएमए में अगर कोई भी चीज़, अगर एक छोटी सी कथा भी होती है तो भागवत कथा बन जाती है। तो जेएमए में कोई भी चीज़ छोटी होती नहीं है, जो होगी बड़े पैमाने पे होगी, और बहुत अलग लेवल पे ऑनलाइन मैं लॉन्च कर रहा हूँ, जिसमें बच्चों को हर एक सुविधा मुहैया कराई जाएगी कि वो ऑनलाइन क्लासेस में वो रिकॉर्ड लेक्चर भी देख पाएगा, और वो सारे शॉर्टकट, वो सारे ट्रिक्स, वो सारी चीज़ देख पाएगा, सारे वो टेस्ट सीरीज कर पाएगा, पेपर कर पाएगा। और एग्ज़ाम देने, अगर ऑफलाइन में भी एग्ज़ाम देने गया तो ऑनलाइन में रिकॉर्ड लेक्चर अपने घर से भी अटेंड कर पाएगा, ताकि मैं चाह रहा हूँ किसी भी रूप में उसका किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, लॉस नहीं हो। और अगर जो बच्चे यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, बिहार के हैं, यूपी के हैं, दिल्ली के हैं, आंध्रा के, मुंबई के, सेकेंड ईयर के साथ साथ, तो घर बैठे वो अपना ऑनलाइन क्लासेस कर पाएंगे। जब उनको लगे कि हमारा कॉलेज का 3 महीने का गैप है, तो ऐसी सुविधा भी रहेगी कि वहाँ यहाँ आके ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। मैं सारी चीज़ें सब समझाऊंगा, बताऊंगा। तो अब यही अनाउंसमेंट था। साथ में एक अनाउंसमेंट और है कि जो तुम्हारे जो बच्चे यहाँ से अभी पढ़ के अभी निकल रहे हैं, एंट्रेंस की तैयारी करके निकल रहे हैं, उनके लिए वो ऑनलाइन सारी जो त्रिची की पूरी पढ़ाई है, चाहे फर्स्ट सेम की हो, सेकंड सेम की, थर्ड सेम की, फोर्थ सेम की, फिफ्थ सेम की, सिक्स सेम की, चाहे त्रिची हो, सूरत को, वारंगल है, जितने भी एनआईटी के कॉलेज हैं या जेएनयू है, बीएचयू है, सारी जो भी उनको कॉलेज में पढ़ाया जाता है, कई बार वो बच्चों को कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ वो मैच नहीं कर पाते हैं। तो जितने भी सीनियर है तुम्हारे हाइपर सीनियर हैं, सुपर सीनियर हैं, जो आज माइक्रोसॉफ्ट हैं, गूगल में, अमेजॉन में है, सिस्को में है, वो इनकी ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। तो ये पढ़ेंगे तो एनआईटी में, वहाँ की पढ़ाई भी करेंगे, साथ में इनको पूरा सी लैंग्वेज, डीएस, ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी ऑनलाइन जो शिक्षा है ये मुहैया कराया जाएगा, ताकि वहाँ कैसे भी करके, और वो अपने यहाँ के जो बच्चे रहेंगे उन बच्चों को यहाँ से ही सब समझा के भेजा जाएगा। तो कई सारे अपने यहाँ के बच्चे जो रहेंगे वो पढ़ पाएंगे, और ताकि वहाँ पे जो कई सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जिनका बैकग्राउंड वीक रहता है, सी लैंग्वेज अच्छे से नहीं आती, डीएस नहीं आता, ओएस नहीं आता, तो उनको फैसिलिटी एकेडमी अब देने जा रही है, ताकि वो एनआईटी में पढ़ने के साथ साथ, जेएनयू बीएचयू में पढ़ने के साथ साथ, कॉलेज में पढ़ने के साथ साथ भी एक्स्ट्रा क्लासेस अपने यहाँ से जो उनके ही सुपर सीनियर हाई पर जो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन में वो क्लास लेंगे, ताकि वो अपने आप को और टेक्नोलॉजी में इंप्रूव करें और अच्छे प्लेसमेंट लें। भविष्य में तुम्हारे सीनियर्स मतलब इसके लिए मुझे 1 साल 2 साल का और वक्त लगेगा। भविष्य में बहुत बड़ी एक आईटी कंपनी अपनी अकेडमी में स्टार्ट होने जा रही है, जो तुम्हारे सीनियर्स ही स्टार्ट कर रहे हैं। जिसमें बहुत सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैं। जो बच्चे आज माइक्रोसॉफ्ट हैं, गूगल में, अमेजॉन में हैं, वो उनका पूरा ग्रुप है, 31 लोगों का ग्रुप है, जो अपनी पुरानी जो एकेडमी है वहाँ पूरी आईटी कंपनी स्टार्ट हो रही है, जिसमें इंडियन आर्मी के लिए, डिफेंस के लिए, एविएशन के, रोबोटिक्स के लिए वो हम टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोजेक्ट बना के देंगे, ताकि हमारी इंडियन आर्मी को एक नई सिक्योरिटी सिस्टम को सॉफ्टवेयर उपलब्ध हो पाए। अपने इंडियन आर्मी के साथ से डिफेंस में, एविएशन में, रोबोटिक्स में, बहुत सारी जो भी हम टेक्नोलॉजी के फील्ड में अपने भारत के लिए, अपने वतन के लिए अपने बच्चे कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, वो पूरा तटस्थ है। और वो काम जल्दी है कि 2 साल में स्टार्ट होने वाला है और एक बहुत बड़ी कंपनी का रूप लेने वाला है।
ये तो पहली बात। दूसरा अब ये बताना चाहूँगा, रिजल्ट का एनालिसिस ये है कि निमसर 2024 में जैसे तुम्हें लगा कि फर्स्ट रैंक एकेडमी मिस हो गई, लगातार 11 साल ऑलरेडी फर्स्ट रैंक अपने यहाँ से थी और लगे फर्स्ट रैंक मिस हो गई। फर्स्ट रैंक मिस नहीं हुई। पहली बात मैं तुम्हें बता दूं कि अभी तक जितना रिजल्ट हुआ मैंने देखा फर्स्ट रैंक किसी भी इंस्टीट्यूट से नहीं, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से फर्स्ट रैंक नहीं है। क्योंकि अगर छोटी सी भी रैंक किसी की आती तो पहले पब्लिश कर देता। अभी 11 बज रहे हैं, मैं जब तुम्हें 8 बजे जब तुम यहाँ मर्ज हो रहे थे तब तक कहीं का नहीं था। किसी भी इंस्टीट्यूट का रिजल्ट आता तो पब्लिश हो जाता। होता ये तुमने देखा होगा जब CUT का रिजल्ट आया था तो कई सारे इंस्टीट्यूट वालों ने, और कुछ इंस्टीट्यूट वाले, कुछ स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट है, तुम तो गाना बजा ही रहे थे, काला कौवा काट खाएगा सच बोल, काला कौवा काट खाएगा सच बोल। तो कई सारे इंस्टीट्यूट अपना CUT का रिजल्ट पब्लिश ही नहीं किया, बोला कि इतने मार्क्स नंबर बता दिए कि इतने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, ना फोटो ना रिजल्ट। आज तक CUT का रिजल्ट डिस्प्ले नहीं हुआ टिल डेट तक। बोले कल डिस्प्ले करेंगे, परसों करेंगे, बाद में करेंगे, NIT की बात करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है अभी रिजल्ट डिस्प्ले नहीं किया है। और वो क्या करेंगे कि ये सारे जो बच्चों से, क्योंकि इन लोगों ने मैंने पहले एक लिस्ट जारी कर दी है, तुम उनके वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हो। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट में पूरा तुम्हें मिल जाएगा, रियलिटी समझ में आ जाएगा। इसलिए मैंने बोला निमसर 2024 का रिजल्ट एनालिसिस बता रहा हूँ। उनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाओ, उनके ऐप में जाओ, तो एक रेट लिस्ट जारी किया है जिसमें जो बच्चे सेल्फ अपनी पूरी मेहनत से साल भर पढ़ के, 2 साल पढ़ के, 3 साल पढ़ के तैयारी करते हैं, उनकी वो कीमत लगा रहे हैं कि अगर किसी बच्चे की फर्स्ट रैंक आएगी तो उसको इतना पैसा मिलेगा, ये कंप्यूटर मिलेगा, लैपटॉप मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा, और उसको मोटिवेशन प्राइज़ का नाम दे दिया। जबकि वो देखा जाए तो सीधे बोल सकते हैं, जैसे पॉलिटिकल पार्टी में कोई अगर कोई व्यक्ति किसी राज्य से चुनाव जीत गया तो विधायक को खरीदा और बेचा जाता है, तो खरीद फरोख्त तब चालू हो गया है। तो उनको एक मालूम पड़ा कि एक लिस्ट जारी हुए 1 महीने पहले, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में जारी कर रखा है। कोई बच्चे की इतनी रैंक आएगी तो उसको इतना पैसा देंगे, इच्छुक व्यक्ति संपर्क कर रहे हैं। तो इस टाइप का इतना घिनौना कृत्य अब शिक्षा के क्षेत्र में हो गया। ये पिछले साल भी हुआ था। एक ही रैंक में आने वाले फोटो 2-2, 3-3 कोचिंग वाले लगा रहे हैं। उनके ऑफिशियल वेबसाइट में चेक कर सकते हो। अगर वो मेरे बोलने के बाद ना हटा लें तो ऐप में मिल जाएगा। तो वो बच्चों को खरीदने बेचे का, टॉपर्स को खरीदने बेचे का काम हो रहा है। और कई बार मीडिया ने इस चीज़ को प्रसारित करा। पहले ये कई सारे IT के कोचिंग वाले करते थे। MC में गंदगी पहले नहीं थी, लेकिन ऑनलाइन में यूट्यूब, इसीलिए मैंने बताया इस गंदगी के कारण, ऐसे ठग लोगों के कारण बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं। अब ये लोग करते क्या है, बहुत आसान सा तरीका है। ऑनलाइन में साल भर ये पढ़ाते नहीं है, लास्ट में टेस्ट फ्री रख देते हैं, फ्री टेस्ट रख देते हैं, बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं। ये नॉमिनल 2 या 3 हज़ार रुपये फीस रख दिया तो बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन कर लिया। 1000 बच्चों ने ज्वाइन करा, उसमें अगर 20 बच्चे भी अपने दम पे सिलेक्ट हो गए तो उनका इंट्रोडक्शन करा दिया। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर 1000 बच्चों से फीस भी ले लिया उन्होंने, तो 1000 बच्चों से अगर उन्होंने 2 करोड़ फीस लिया तो 20 लाख रुपये की प्राइज़ बांट दिया। तो 20 लाख रुपए की प्राइस बांट दिया, और अगर 1 करोड़ रुपए कमाया तो 80 लाख उनके जेब में चला गया। मतलब बच्चों के ही पैसे से दूसरे बच्चों को प्राइस दे रहे हैं और आने वाले बच्चों को फंसा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क मार्केटिंग कह लो, और इसको बहुत बड़ा ये षड्यंत्र चल रहा है जिसके बहुत सारे बच्चे शिकार हो रहे हैं। तो ऐसे ठग लोग जो उन बच्चों को गलत शिक्षा दे रहे हैं, गलत मार्ग, मैं तो बोल रहा हूँ कि बजाय उन बच्चों को प्राइज़ देने के, उन बच्चों को 10-20 लाख रुपए जो प्राइज़ में बांट रहे हैं, उससे ज़्यादा अच्छा है उन बच्चों को उनके पैसे लौटाने चाहिए जिन बच्चों को तुमने प्रॉमिस करके अपने यहाँ डाला है, लेकिन वो सिलेक्ट नहीं हो पाए, तो उनका भला होगा। लेकिन ऐसा क्यों करेंगे? तो यही है, लॉटरी में जैसा रहता है कि एक व्यक्ति को लॉटरी 1 लाख की खुलेगी, उसके चक्कर में 100 लोगों ने टिकट ले लिया, एक को इनाम दे दिया, 99 का पैसा रख लिया। तो ऐसे ही बहुत सारे ठग लोग अब शिक्षा के क्षेत्र में आ गए हैं, जो सही शिक्षा नहीं दे रहे हैं, सिर्फ मिसगाइड कर रहे हैं, नेगेटिविटी फैला रहे हैं, बच्चों को भ्रमित कर रहे हैं, झूठे वादे। अब ये जब रैंक नहीं आई तो बिन रैंक के सारे बच्चों को इनको यूट्यूब में पिछले साल भी ये हुआ था। 26 तारीख को रिजल्ट आया था। 26 तारीख रिजल्ट आने के बाद 7 दिन तक किसी ने पब्लिश नहीं किया था रिजल्ट, इंट्रोडक्शन नहीं कराया था। और इंट्रोडक्शन नहीं कराने के बाद फिर 7-8वें दिन पे उस बच्चे से डील हुआ। अभी डील चल रही होगी, अब वो डील कितने में तय होगी, वो डील तय होने के बाद फिर उस बच्चे का देखना इंटरव्यू भी करा दिया जाएगा। इसलिए मैं बोलूँ कि अपनी अकेडमी की रिजल्ट की सुंदरता, प्योरिटी ये है कि इन सारे बच्चों को, इसमें जूनियर भी खड़े हैं, सीनियर खड़े हैं, इन सारे बच्चों को तुमने साल भर देखा, साल भर तुमने लंच किया। इनमें से कई सारे मॉनिटर हैं, लंच किया साथ में देखा, सब कुछ करा। प्योरिटी ये है कि मैंने नाम अनाउंस करते गया, एक लड़के का नाम मिस नहीं हुआ, और ये आते गए। इसमें से अभी बहुत सारे लड़के जो टॉप 10, टॉप 20, टॉप 100 में, और अभी टॉप 100 में 2 बच्चों का नाम मैं मिस कर गया था, तो रोने लगा कि मेरा नाम नहीं आया। तो अभी रिजल्ट कंपाइल नहीं हुआ। कई सारे बच्चों का भी पासवर्ड, लॉगिन आईडी पासवर्ड खुल नहीं रहा, क्योंकि निमसट ने सर्वर चेंज करा तो लॉगिन आईडी पासवर्ड चेंज हो गया। अभी घर में है और यहाँ मोबाइल लेना अलाउड नहीं है, तो अभी वो लॉगिन आईडी पासवर्ड से एंटर करेंगे तो कल रिजल्ट और बढ़ेगा। तो मैं वही समझा रहा हूँ, अपने एकेडमिक प्योरिटी है कि सामने साक्षात है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई जरूरत नहीं, बुलाया और खड़े कर दिया। जब CUT का रिजल्ट आया तुरंत मैंने डिस्प्ले कर दिया। महाराष्ट्र का रिजल्ट आया 100 परसेंटाइल पे, तुरंत मैंने खड़े कर दिया।
और तुरंत इंट्रोडक्शन हो गया। अभी तक एक सिंगल कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले ने ना सीयूटी का इंट्रोडक्शन किसी का करा पाए, ना महाराष्ट्र का करा पाए, एनआईटी का तो क्या ही कराएंगे। लेकिन अब ये होगा कि अब किसकी फर्स्ट रैंक है, अभी देखेंगे कि जेमे से अगर नहीं है तो किसकी फर्स्ट रैंक है पूरे हिंदुस्तान में ढूंढा जाएगा। उस बच्चों से पूरी रात भर डीलिंग की जाएगी। हो सकता है 2 बजे रात इंट्रोडक्शन करा दे, 3 बजे रात, हो सकता है कल, और बच्चा फिर बोलेगा वही जैसे बहुत सारे ये टेली ऐड वाले आते हैं कि मैं ये करता था, मैंने ये लिया था, मैं ऐसा करता था, मैं ऐसा करता था, मेरे घुटने में दर्द था, मैंने ये तेल लिया, लगाया, घुटना ही गायब हो गया, अब दर्द खत्म हो गया, है ना। तो इस टाइप की चीज़ें होती रहती हैं। वो आता टेली ऐड कि मैंने ये प्रोडक्ट लिया था, मेरी हाइट पहले 5 फुट थी, मैं राजपाल यादव जैसा दिखता था, फिर ये दवाई खाया तो रातों रात अमिताभ बच्चन बन गया इनकी कृपा से। तो ये लोग क्या करते हैं, उनको प्राइस में बांध देते हैं, और जब बच्चा बोलता रहता है तो प्राइस दिखाते रहते हैं दूर से कि ध्यान रखना, ऐसा बोलना है, तो सारी चीज़ें। और ये सेमेस्टर की फीस में बांध देते हैं जब तक वो बच्चा कहीं दूसरी जगह जा नहीं सकता। तो ये सारे गंदगी जो है साफ़ होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर यही सारा आदमी शिक्षा के क्षेत्र में जाएगा, फिर जुआ सट्टा किसको बोलेंगे। ये तो जुआ सट्टा से भी तो चीज़ें हो गई। एकेडमी में बच्चे पढ़ने के लिए, अच्छा इंसान बनने के लिए एडमिशन लेता है, ना कि अपना सौदा करने के लिए लेता है। ये तो सौदा हो गया, ये पढ़ाई का सौदा हो गया। तो ऐसा सौदा तो फिर देश का भी कर देगा, वो जाके आतंकवादी बन जाएगा, अपने देश को बेच देगा डिग्रियों के चक्कर में कि मुझे इतना पैसा दे दे, देश की सारी सिक्योरिटी सिस्टम का सॉफ्टवेयर मैं तुझे बता रहा हूँ क्योंकि सॉफ्टवेयर मैंने डिज़ाइन कर रखा है। अगर जो व्यक्ति कुछ चंद पैसों में बिक रहा है और बिकने के बाद ऐसा हरकत कर रहा है, तो उसके एथिक्स को, अगर तुमने अपने माता पिता की मेहनत को, अपने गुरु की मेहनत को, या अपने ईश्वर के, अपने माता पिता के आशाओं को सिर्फ कुछ चंद रुपयों के कारण गिरवी रख दिया, बेच दिया, तो वो दिन दूर थोड़ी है कि जब किसी बड़े पोस्ट में तुम चले भी गए तो अपने देश को भी गिरवी रख दोगे। तो वो यहाँ का एथिक्स नहीं है। तो इसलिए यहाँ अकेडमी की सुंदरता प्योरिटी है कि जो है नेचुरल है, अगर नहीं है तो बिल्कुल स्वीकार कर लिया कि हमारे अभी एकेडमी की सेल्फ फॉस्टरिंग नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन एक 11 साल से लगातार फॉस्टरिंग है, और सर आगे आने वाले टाइम में भी अच्छी सारी रैंक्स आएगी। और चूँकि भारत के बहुत सारे कोने कोने में बच्चे हैं, अभी कॉलेजेस के कारण यहाँ पे आ नहीं पा रहे हैं, और वहाँ तक अब एकेडमी पहुँच रही है, हर बच्चे को सुविधा अवेलेबल करा रही है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, आना भी चाहते हैं, लेकिन अभाव में है कि तुम्हारे मोहल्ले में एक ही किराना दुकान है, सामान अच्छा दे ना दे, तुम्हारी मजबूरी है लेना, क्योंकि अब कोई दूसरा व्यक्ति तक तुम पहुँच नहीं पा रहे हो। समस्या है कि एकेडमी का बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं, कई सारे बच्चे जो सेकंड ईयर 3rd ईयर में नहीं आ पा रहे, मजबूरी में ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं। अब ऑनलाइन वाले कई बार टेस्ट सीरीज ले लेते हैं। कई बच्चों ने सिर्फ 10 दिन टेस्ट सीरीज लिया और सिर्फ 5 दिन टेस्ट सीरीज लिया या 10 दिन टेस्ट सीरीज लिया, और टेस्ट सीरीज लेने के बाद मालूम पड़ा पूरे साल भर बच्चों ने मेहनत करा, और मालूम पड़ा उसका क्रेडिट कोचिंग इंस्टीट्यूट ले लेता है। मेहनत बच्चों की 2 साल तक उसने कहाँ से मेहनत करा, क्या सेल्फ स्टडी करा, आईटी की तैयारी करा, और उसका क्रेडिट उस टीचर ने इसलिए ले लिया कि मालूम पड़ा यहाँ बच्चा टीचर स्टूडेंट को नहीं पढ़ा रहा है, या टीचर के दम पे स्टूडेंट नहीं निकल रहा है, स्टूडेंट के दम पे टीचर पढ़ रहा है। यहाँ पे ये उल्टा हो रहा है कि वो स्टूडेंट के दम पे वो टीचर पढ़ रहे हैं। वो टीचर भी नहीं बोलेंगे, यूट्यूबर बोलेंगे उनको, कि साल भर जिन बच्चों ने 2 साल तक तैयारी करी उनको फ्री टेस्ट के नाम पे फंसा दिया। बच्चे इनोसेंट होते हैं, वो टेस्ट सीरीज ले लेते हैं, उनको नहीं पता रहता, उनके हॉल टिकट नंबर ले लिए जाते हैं, उनके रोल नंबर ले लिया, सारा कुछ ले, उनको पूरी डिटेल ले लिया, तो ही वो फ्री टेस्ट सीरीज देते हैं। बाद में जब बच्चा सिलेक्ट हो जाता है तो एक प्रोबेबिलिटी निकालो कि 1000 बच्चों ने एग्जाम दिया तो 20 बच्चों की या 30 बच्चे 40 बच्चे तो बाय डिफॉल्ट ही सिलेक्ट हो जाएंगे। फिर उनको कोई एक ऑफर दे दिया कि इतना पैसा देंगे, इतना दे देंगे, ये बता देना, और कई बार उनमें से भी सिलेक्ट नहीं हुए तो मालूम पड़ा भी 1 महीने पहले से ऑफिशियल उनकी वेबसाइट में और ऐप में एक पूरे रेट लिस्ट है, खरीदने बेचने के लिए लिस्ट है कि जो भी बिकना चाहता है भैया संपर्क करें अपनी रैंक को, और यहाँ पे इतने पैसे मिलेंगे, ये मिलेंगे। तो ज़रा सोच के जो शिक्षा के क्षेत्र में अगर इस टाइप की गंदगी आने लगी और वो बच्चा अगर उस अपने रैंक का, अपने रिजल्ट्स का, अपनी सारी चीज़ों का अगर सौदा करने लगा तो व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करके भी क्या कर लेगा, शिक्षा किस दिशा में जा रही है। तो ऐसे कुछ ठग लोग इस शिक्षा के क्षेत्र में आ गए हैं, और उनका एक ही पॉलिसी है, उस चीज़ को वो बुरा भी नहीं मानते कि हमें 1000 बच्चों से फीस लेना है, 10-20 बच्चों का पैसा जो है हम 1000 बच्चों से पैसा लेंगे और 20 बच्चों को बांट लेंगे, उनके रैंक दिखा के फिर अगले 1000 बच्चों को फंसाएंगे। तो ऐसे ही ठग लोगों के लिए अब एकेडमी ऑनलाइन आ रही है ताकि गंदगी साफ हो, कोई बच्चा गलत ना फंसे। हर एक बच्चे के साथ न्याय होना चाहिए, और हर एक बच्चे के अंदर जो राष्ट्रीयता का बीज है, भारत को विश्व गुरु बनाने का जो सपना एकेडमी का है, जो आचार्य चाणक्य का था, स्वामी विवेकानंद का था, अब वो पूरा होगा। लेकिन मुझे महसूस हो गया कि मुझे अब भारत के कोने कोने तक पहुंचना पड़ेगा, कि मैं चाहता था ये काम यहाँ से जाने के बाद बच्चे करेंगे, पर वो एनआईटी का माहौल ऐसा रहता है, फिर कंपनी में चले जाते हैं, उनकी लायबिलिटीज़ होती है, और बच्चे कई बार इतना बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लगा
कि स्वामी विवेकानंद को उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने हिंदुस्तान से बाहर इसलिए भेजा था कि जाओ, तो अगर हिंदुस्तान में नहीं तो हिंदुस्तान के साथ साथ विदेश में जाओ। तो अमेरिका के शिकागो हॉल में जब उन्होंने पूरे लेक्चर संबोधित किया तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो चेंज होना चाहते थे, पर स्वामी विवेकानंद को पहली बार सुना था। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हिंदुस्तान के कोने कोने में, अटक से लेकर कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, जिनको सही मार्गदर्शन की जरूरत है, जो अपनी एकेडमी को जो रियलिटी वो समझ नहीं पा रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि एकेडमी किस दिशा में चल रही है, एकेडमी की थीम क्या है, किस नैतिक चरित्र ज्ञान का विकास क्यों होना चाहिए, क्यों हमारे वतन अपने देश में मोहब्बत होना चाहिए, और हर कदम हमारे देश हमारे नेशन के लिए क्यों बढ़ना चाहिए, और भारत हमें विश्वगुरु क्यों बनाना हो। साथ में सबसे बड़ी बात ये, किसी देश में हम रहते हैं तो अगर हम सही कार्य करके अपने सही कार्य करते अपने देश को ऊंचाइयों पे ले जाएं और हम अपने वतन के लिए कुछ कर पाएँ, तो हम हमारे आने वाली पीढ़ी और हम अपने आप को धन्यवाद देंगे, समझेंगे। तो इसी उद्देश्य से अब कोने कोने तक मैं पहुंच रहा हूं, उन बच्चों में जो बच्चे भटके हुए हैं, जो बच्चे पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित होते हुए बहुत सारे गलत मार्ग में जा रहे हैं, और वही बच्चे फिर IITs में जाते हैं, वहाँ का माहौल डिफरेंट हो रहा है। तो मैं उन तक पहुँच रहा हूँ शिक्षा के माध्यम से। उनके लिए फीस भी बहुत सारे मैंने फीस भी कम कर रहा हूँ कि ताकि ऐसे बच्चे को सुविधा मिल पाए जो बच्चे इकोनॉमिकल वीक है, कमज़ोर है। तो बहुत सारी फैसिलिटी अब मिल रही है, बहुत सारा, ताकि हर कोने तक वो शिक्षा फैले। उनसे बदले में यही गुरुदक्षिणा मेरी रहेगी कि उनका हर कदम राष्ट्र के लिए बढ़े और हर काम उनका राष्ट्र के लिए रहे। और देश एकेडमी का ये है कि अब पढ़ेगा भारत, बढ़ेगा भारत। चलो सभी को वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण ले, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड।